भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए, उन्होंने जबरदस्ती का मुद्दा बनाया, उनका हमने सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो उनको लगा कि अब क्या करें। बीजेपी को इस कन्वर्सेशन से हटा रहा हूं। मुझे इतना बताइए कि आप जिन्ना के सपोर्टर हैं या नहीं? आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, सेडिशन लग गया 2019 में। गलत लगा था, देशद्रोही हैं आप। राजनीतिक भी पढ़े लिखे आने चाहिए, लेकिन जब पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ से उसके ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, आप हलफनामा में भी देते हैं अपने 2020 के कि मेरे ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं, मैं पढ़ देता हूं। देखिए जो भी मुकदमे हैं, धारा 506, मैं बता रहा हूं, 365 मालूम है, मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, 353, 504। उस समय में हमने चुनाव लड़ा और एक बढ़िया परफॉर्मेंस हमारा रहा। समझिए कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना हुई होती तो हम चुनाव जीत गए होते। जी निश्चित तौर पर मैंने उस समय भी कहा था वोटर लिस्ट में ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है। जी ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है। ट्रेनों में टिकट नहीं है। नहीं, अब मुझे कंप्लीट करनी है। ट्रेनों में टिकट नहीं है, क्या उनको लाने की व्यवस्था की जा सकती है? आपने कहा कि पलायन करके चले गए, मजबूर किसने? मजबूर सरकार ने किया। कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार थी बीजेपी, एनडीए की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसको जंगल राज कहा गया था। भाई शिक्षा वहां पर नहीं मिली, इसलिए वहां पर पलायन कर, तो शिक्षा किसका काम है? हमने ये सोचा कि कुछ मौका हमको मिल रहा है, उस मौके में काम किया जाए, और हमें जब मौका मिला तो हमने काम किया। शिक्षा किसका काम? सरकार का काम है, वहीं से राहत मिलती है। बाकी तो आप देख ही रहे कि सारी एजेंसियों को जो है मोदी जी गोद में खिला रहे हैं। सब तोता है, निश्चित तौर पर। इलेक्शन कमीशन भी तोता है, सबको मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन तोता है। सम्राट चौधरी का है, इनके पिताजी क्या कह रहे थे? मोदी जी को गाड़ देंगे भागलपुर। क्या कहा गया सर? मुझे मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, मीडिया के सूत्रों को, मुझे बताइए कि इतना बड़ा नेता सूत्र मूत्र शौच की बात करेगा? देखिए ऐसा बेहतर है, ऐसा है कि मीडिया जिस तरह का काम कर रही है इस देश में, मीडिया ठीक है, मीडिया जिस तरह से मीडिया अगर आपको खबर करना बंद कर दें सर, आपका 2 दिन में खत्म हो जाए। कौन सा? मैं आपके हिसाब से बोलूंगा। नहीं कि आप मुझे लिख के दीजिएगा, मैं वो बोलूं। नहीं तो आप फिर नहीं, आप ये चाहते हैं तो बताइए। आप ऐसा कीजिए कि सवाल भी आप ही दीजिए, जवाब भी आप ही दीजिए, उधर भी आप ही बैठिए, इधर भी आप ही बैठिए। इस बात को इस बात से कंपेयर कर रहे हैं सर। पहली चीज तो ये बताइए, जनप्रतिनिधि का गुंडे पे उतरना अच्छा है क्या? गलत है, बोल चुका हूँ, ये 12वीं बार बोल रहा हूँ। और ये बताइए, पिछले 4 महीने हो जाएगा, ये शब्द सही है क्या? विधानसभा खड़े होकर किस तरीके से बात करना सही है क्या? नहीं, सोनिया जी को जर्सी गाय बोलना ठीक है ना? नहीं, ये बताइए, मोदी ठीक है ना? आपके हिसाब से वही है ना? देखिए, नहीं आपके हिसाब से वही है। अरे तो आप ये बताइए ना कि गलत है कि नहीं है? ठीक है, वही है। गलत बार गर्ल बोलना ठीक है ना? आपके हिसाब से ठीक है? गलत है, ठीक है, गलत है। आप बोलिए गलत है। चलिए छोड़िए। अरे बोलिए ना गलत है। ठीक है, बोलिए ना गलत है। आपके हिसाब से सब ठीक है। अरे बोलिए ना, तेजस्वी जी का बोलना गलत है, गीला हो जाएगा। क्या गीला हो जाएगा भाई? आंख गीली हो जाएगी, क्या गीला हो जाएगा? हो सकता है आंख गीली की बात क्यों? नहीं, हो सकता है क्या? अब ये इशारा किस बात का था? तो सबसे बड़े नेता कौन है? हमेशा वर्तमान अध्यक्ष बड़े होते हैं। राहुल जी भी खड़गे जी के अंदर काम करते हैं, हम सब लोग खड़गे जी के अंदर काम करते हैं। मतलब अभी कुछ साल पहले राहुल जी बड़े नेता थे। जो अध्यक्ष होता है हाँ, वो सर्वमान्य होता है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी राहुल जी उससे पहले थे, तो राहुल जी सबसे बड़े नेता थे। हाँ, अध्यक्ष खड़गे जी भी आ गए, खड़गे जी सबसे बड़े नेता है। राहुल जी भी खड़गे जी के अंदर काम करते हैं। तो बड़े नेता फिर कौन है, खड़गे जी या राहुल? खड़गे जी सर। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनका विवादों से गहरा नाता है। उन्हें जिन्ना का उपासक कहा जाता है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, बिहार से आते हैं, दरभंगा के जाले विधानसभा से 2020 में चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी के जीवेश कुमार से हार गए थे 21,800 वोट से। लेकिन अभी भी ये जाले विधानसभा में लगातार कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2017 से 18 तक छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, डेंटिस्ट की पढ़ाई कर चुके हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन विवाद इनके साथ जो है जुड़ गया है, वो खत्म हो नहीं रहा है। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर मस्कूर उस्मानी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। कहां से आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, डेंटिस्ट, केवी प्रोडक्ट, आप बता रहे, मैंने पता किया कि आप यूएसए से भी जा चुके हैं, वहां से ही पढ़ाई वढ़ाई किया है। कहां इतना बड़ा व्यक्ति राजनीति में आ गया? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि राजनीति में हमने यही सोचा, समाज के तमाम लोगों ने, कि शायद जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं हो जीवन में, जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं हो, जो कुछ नहीं करता हो, खाली बैठा रहता हो, वही राजनीति में आएगा। और इसी वजह से ये धारणा बन गई लोगों के दिमाग में कि पढ़े लिखे लोग कहाँ से आएंगे राजनीति में। और अच्छी बात यह है कि
अब धीरे धीरे इस धारणा को तमाम वैसे लोग जो खुद में सक्षम हैं और समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो तमाम लोग धीरे धीरे राजनीति में आ रहे हैं। उसी कड़ी का हिस्सा मैं भी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ योगदान देना चाहिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज में जो आखिरी पायदान पर लोग खड़े हैं उनकी उन्नति और उनकी प्रगति के लिए कुछ करना चाहिए। मैं खुद एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी और हम लोग तमाम लोग जो है वो खेती किसानी परिवार से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पिताजी की ये दूरदर्शिता थी कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भेजा। केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। निश्चित तौर पर मैंने कंपटीशन निकाला, उसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं बाहर गया पढ़ने के लिए। मैंने AMU से फिर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, वहाँ भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ने जो हिम्मत दिखाई शायद सब लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कुछ राह दिखाया जाए ऐसे लोगों को जो शिक्षा की राह हो, जो बेहतर भविष्य की राह हो। और उसके लिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना और छात्र जीवन से ही फिर मैं इस राह पर चल पड़ा और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी हुआ। जैसा आप सतीश गौतम ने कहा कि जिन्ना की मूर्ति नहीं रहेगी, आपने कहा कोई हटा के दिखा दे। नहीं, मैंने ये कहा कि आपको हटाना है तो आप हटा लीजिए तो ऑर्डर लाके। आपको क्या प्रेम था जिन्ना से? मुझे कोई प्रेम नहीं। जिन्ना के आप क्यों उपासक बन गए? मैं क्यों उपासक बन गया? आपको कहा जाता है, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप जिन्ना के प्रेमी हैं, जिन्ना के उपासक हैं, जिन्ना का सपोर्ट करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक विरोधी दल है। ठीक है। तो वो मेरे बारे में तारीफ तो नहीं करेंगे कि बड़े अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार आदमी है, लोगों की मदद करते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ठीक है। वो तो मेरे बारे में झूठ फैलाएगी ही फैलाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप ये उसी कड़ी का हिस्सा है। जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो उस वक्त आप किसी पार्टी से तो थे नहीं? किसी पार्टी से नहीं था। तो फिर आपको क्यों टारगेट किया गया? आखिर आपने जिन्ना का सपोर्ट क्यों किया? मैंने हमेशा सच को सच कहा है और सरकार की जो नीति है उस नीति में अगर कोई खामी रही है, कोई कमी रही है, उसका विरोध किया है। ठीक है, सब नीतिगत तौर पे विरोध सहमत हूं मैं। बस इतना होता है, सतीश गौतम ने कहा कि जिन्ना की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आपने क्यों कहा कि जिसको दम है हटा के दिखा दे? मैंने ये नहीं कहा कि जिसको दम है हटा के दिखा दे। साल 1937 से ये बनी हुई है। मैंने कहा कि 1937 लगी हुई, आप हटा लो। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा। आपको बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? बोलने की अगर जिन्ना की बात हो रही तो जिन्ना तो इस देश के प्रेमी तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्हें ट्यूनेशन थ्योरी दी। बिल्कुल। जब 1947 में बंटवारा तो 10 से 20 लाख मारे गए, 1 करोड़ 40 लोग विस्थापित हुए। उसके बाद आपको पता है कि आप जिस पार्टी में हैं, जिन्ना ने कहा था कि ब्रिटिश शासन के बाद कांग्रेस में मुसलमानों का हक नहीं मिलेगा। ये जिन्ना के स्टेटमेंट हैं और आप उसी पार्टी के साथ हैं, तो आप उसी जिन्ना को सपोर्ट कर रहे थे। किसने कहा मैंने सपोर्ट किया? तो आप क्यों कहे कि मूर्ति उस वक्त से ही बनी है तो कोई नहीं हटा पाया? मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने ये पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, आपने मेरा पत्र पढ़ा है क्या? आपने मेरा पत्र पढ़ा है? आपने फिर इसको वो किया कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, तत्कालीन HRD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जिसको बोलते हैं, उनको पत्र लिखा और ये कहा कि ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। ठीक है, और ये हम लोगों के संज्ञान में आया है। ये यूनिवर्सिटी का जो यूनियन हॉल है वो मेरी जागीर नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। तो ये आपके अंदर में आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है। गवर्नमेंट इसको क्या करना है इस पे निर्णय ले ले। ठीक है, हमने क्या गलत कहा बताइए? बेहतर कुछ गलत कहा हमने? बेहतर। लेकिन क्या आप उस अब आप ये पता लगाइए, आप एक ये पता लगाइए कि क्या गवर्नमेंट ने इस पे कोई निर्णय लिया? मैं तो निकल गया यूनिवर्सिटी से। अभी नहीं लिया। मैं निकल गया ना, मुझे निकले हुए 7-8 साल हो गए यूनिवर्सिटी से। ठीक है, लेकिन अब आप पता लगाइए कि किसी और ने मेरे अलावा ये पत्र लिखा। ये तो देशभक्ति का सबूत है ना कि मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिख दिया कि ये चीज हमारे विवाद होने के बाद ना, विवाद होने के पहले मुझे मालूम ही नहीं था। विवाद होने के बाद उस आपको इनकैश करने की जरूरत क्या थी? अगर मालूम ही नहीं जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई जिन्ना की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 100 मूर्ति नहीं है, उस तस्वीर लगी हुई 120 लोगों की जो यूनियन के लाइफ मेंबर थे, 120 लोग। और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, मुझसे पहले जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कई सारे, ठीक है, किसी की नजर नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए, उन्होंने जबरदस्ती का मुद्दा बनाया, उनका हमने सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो उनको लगा कि अब क्या करें। बीजेपी को इस कन्वर्सेशन से हटा रहा हूं। मुझे इतना बताइए कि आप जिन्ना के सपोर्टर हैं या नहीं? मैं क्यों रहूंगा सपोर्टर? जिन्ना के सपोर्टर तो आडवाणी है, जिन्ना के सपोर्टर तो नरेंद्र मोदी हैं। कैसे? तभी तो उन्होंने नहीं हटाया। कैसे?
आडवाणी जी जाते हैं उनके मजार पर जाके चादर चढ़ाते हैं, साल सजदा 2005 की करते बात हैं। कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। उसके बाद इनका मुखालिफत हुआ। देखिए उन्होंने 2009 में वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, उन्होंने इस्तीफा पीएम दिया, इन वेटिंग थे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? पीएम इन वेटिंग पार्टी थे 2009 में, 5 के बाद। पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? 2005 के बाद 2009 आता है कि नहीं आता? ठीक है, बिल्कुल आता है। उन्होंने वो दिया कि नहीं प्रधानमंत्री दिया? के उम्मीदवार थे, उनका विरोध पार्टी हुआ, का उन्होंने नहीं। इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि हम जिन्ना के आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं। आप मेरी बात का एक सिंपल जवाब दिए। 2005 के बाद 2009 आता है, ठीक है, 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो बात खत्म हो गई ना? नहीं खत्म नहीं हुई। आपने कहा कि जिन्ना के उपासक आडवाणी जी हैं, जी, मोदी जी हैं जी। लेकिन ये आप बताइए, जिस आप बयान को कोट कर रहे हो साल 2005 का है। साल 2005 में आडवाणी जी पाकिस्तान गए, उन्होंने वहां पे बोला कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष के और स्वतंत्रता के वो थे, प्रहरी थे। उसके बाद 9 में बीजेपी ने उनको अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया ना, विवाद हुआ बनाया ना प्रधानमंत्री बनाया, उम्मीदवार। बिल्कुल बनाया। लेकिन क्या जिन्ना को फिर वो सपोर्ट तो अभी नहीं कर रहे ना? अरे तो कौन कर रहा है सपोर्ट? तो उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं, मैंने उस बयान का समर्थन किया था। कौन जिन्ना का सपोर्ट नहीं किया था? आप उस जिन्ना की मूर्ति को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कहा मैं सपोर्ट करता, मूर्ति तोड़ दी जाए। मूर्ति नहीं लगी है, पहले तो आप ये समझिए, मूर्ति नहीं लगी। ठीक है, वो तस्वीर लगी है, हटा दी जाए। मैंने तो लेटर लिख के दिया हुआ भाई, हटा दी जाए, मानते हैं आप? हमारे गांव में कहा जाता है कि बख्तन न लिखतन, मतलब मुंह से बोली हुई बात कि वो वैल्यू नहीं होती जो लिखी हुई बात। ठीक है, सहमत हूं। तो मैंने लिख के, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आपको लेटर मिल जाएगा, गूगल कीजिएगा तो, कि मैंने क्या लिखा है प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो अब बात तो खत्म हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। आप जिन्ना के सपोर्टर नहीं है, ये जो क्लेम लगाया जाता है वो गलत है। इस देश का कोई भी नागरिक कैसे उसका सपोर्टर हो सकता है जिसने इस मुल्क का बंटवारा किया, जिसने इस मुल्क का दोफार कर दिया, जिसने इस मुल्क में आजादी जब मिली उसके बाद इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन साल 2018 की बात में आप इतना क्यों बिफर गए कि भाई मेरा कोई से लगी है? मेरा कोई, आप गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, 37 से लगी, 37 से लगी है तो आपको बोलना नहीं चाहिए ना। अगर आप इससे पक्ष बताइए 37 से लगी है, इसमें मैंने क्या झूठ बोला? बिल्कुल सही बोला, लेकिन आपने कहा कि हमसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, हमने उठाई। किसी को मालूम ही नहीं था, नहीं समझे बात को? किसी को मालूम नहीं मालूम था किसी को। सतीश गौतम को स्पेशली मालूम चल गया। सतीश गौतम को कहां से मालूम चला? नहीं, हम लोगों में से किसी को नहीं मालूम था। आप समझिए बात को, हम लोगों को तो तब मालूम चला जब ये बात उठी, फिर हमने चेक करवाया कि देखो तो मालूम चला है इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या हिस्ट्री है, मालूम कीजिए। तो मालूम चला 1937 में इनको लाइफ मेंबर बनाया गया था। फिर हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हमने बोला कि भाई ऐसी सी ये स्थिति आई है, चूंकि नेशनल मीडिया में बात आ चुकी थी। ठीक है, आप समझिए। तो हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं, ठीक है, वही सर्वे सर्वा होते हैं, तो माननीय राष्ट्रपति को लेटर लिखा हमने। लेटर लिख के हमने बताया माननीय राष्ट्रपति को कि इस तरह की बात है और आप वाइस चांसलर को ऑर्डर कीजिए कि वो इस तस्वीर को हटवा लें, लेकिन आज तक कोई इस पर संज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो वहां से निकल गया। चाहते हैं कि वहां पे वो तस्वीर हटनी चाहिए, निश्चित तौर पर हटनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, सेडिशन लग गया 2019 में। गलत लगा था, देशद्रोही हैं आप? गलत लगा था तभी ड्रॉप हुआ ना। देशद्रोही हैं? गलत लगा था तभी ड्रॉप हुआ ना। किस लिए लगा? अब ये तो पुलिस से पूछिएगा कि क्यों लगाया, किस लिए लगाया गया? आप एक युवा छात्र नेता जो कि अध्यक्ष है, इसीलिए लगा चूंकि मैंने सरकार का नीतिगत विरोध किया। उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है, विरोध कीजिएगा तो आपके ऊपर मुकदमा कायम होगा, आपको देशद्रोही कहा जाएगा। जब आप सरकार से सवाल पूछिएगा, जब आप पूछिएगा कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब आप 2 करोड़ रोजगार की बात पूछेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। जब आप बोलिएगा कि इस देश का युवा जो है परेशान है, उसको रोजगार के कोई साधन दीजिए, जब आप पूछिएगा तो आप देशद्रोही हैं। तो आप जब पूछिएगा कि इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है तो आप देशद्रोही हैं। आप जब बोलिएगा कि ये किसान के जो 3 काले कानून थे उनको वापस लो तो आप देशद्रोही हैं। इसी कड़ी में मेरे ऊपर लगा, लेकिन उसको पुलिस ने स्वयं खत्म किया, हटा दिया। आप ये मानते हैं कि देश में जो राजनीति होनी चाहिए वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, राजनीतिक भी पढ़े लिखे आने चाहिए, लेकिन जब पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ से उसके ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, आप हलफनामा में भी देते हैं अपने 2020 के कि मेरे ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं, मैं पढ़ देता हूं। देखिए जो भी मुकदमे हैं, धारा 506, मैं बता रहा हूं, 365 मालूम है, मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, 504, मैं सबकी डिटेल्स आपको बता देता हूं। जो भी मुकदमे दर्ज हैं वो छात्र आंदोलन के समय के मुकदमे दर्ज हैं, और इन तमाम मुकदमों को हम लोग बैच ऑफ ऑनर की तरह लेते हैं। हमारे नेता माननीय राहुल जी भी अभी आए थे बिहार दरभंगा हमारे जिले में, और वो अति पिछड़े और दलित समुदाय के छात्रों से खास तौर से बात करने आए थे, और अंबेडकर कल्याण छात्रावास में उनका प्रोग्राम तय हो गया, परमिशन मिल गई, और प्रोग्राम से 12 घंटे पहले उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है।
लेकिन हम लोगों ने वहां पे कार्यक्रम किया, वहां पर गए, दलित छात्रों से पिछड़े अति पिछड़े छात्रों के हॉस्टल में पहुंचकर राहुल गांधी जी ने बातचीत की। उसमें क्या हुआ? उसमें भी मुकदमा कायम हुआ। तो क्या मैं अपराधी हूं या राहुल गांधी जी अपराधी हैं? तो हमारे नेता ने कहा है कि कोई भी मुकदमा कायम हो, अगर आप इस देश में पिछड़े, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े और दलितों की आवाज उठाते हैं और मुकदमा कायम हो, इनको बैज ऑफ ऑनर मानिए। तो मैं तमाम चीजों को बैज ऑफ ऑनर मानता हूं कि हम लोग सरकार का नीतिगत विरोध कर रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं, इसीलिए मुकदमे कायम हो रहे हैं, और ये सब हमारे लिए बैच ऑफ ऑनर है। धमकी देना बैच ऑफ ऑनर है? किसको हमने धमकी? किसी की बंद करने की मंशा से आपने अपहरण किया है, धारा 365 आप पे दर्ज है। अब ये बताइए, लोक सेवक को कर्तव्य से आप उसको हड़का रहे हैं, धारा 332, ये बैच ऑफ ऑनर ले रहे हैं आप। उगाही के लिए आपको सजा आईपीसी धारा 384। अब ये बताइए, आप बताइए इसको आप बैच ऑफ ऑनर बोलेंगे तो फिर जितने भी ये क्राइम कर रहे हैं वो भी कहेंगे भाई कि हमारा नेता ऐसा कह रहा है, हम भी ऐसे करेंगे। आप जो बता रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी राहुल जी का प्रोग्राम हुआ, 2 FIR हुआ हमारे ऊपर, राहुल जी के ऊपर भी 2 FIR हुआ, ठीक है। उसमें क्या लिखा गया? अभी 1 महीने 1.5 महीने मैं जब बात कर रहा हूँ वो 7 मुकदमे 2020 के, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब सारे मुकदमे की बात बताऊंगा। उसके अंदर भी यही सब धाराएं हैं, सरकारी काम में बाधा, बिना परमिशन के प्रोग्राम, अपहरण, ठीक है, ये यही सब है, ठीक है, उसमें भी। तो अब ये बताइए कि क्या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? ये तो मीडिया के सामने आप लोगों ने कवर किया राहुल जी के प्रोग्राम को। नहीं तो बात आपने भी लिखी है, ठीक है, मेरे ऊपर ये महात्मा दर्ज है। आप तो मुकदमा दर्ज हो गया तो लिखना तो पड़ेगा ना, आप तो चुनाव आयोग को बताएंगे ना। ये आपके ऊपर सबसे बड़ा खतरनाक तो ये है कि आपने अपहरण किया है। अपहरण का जो मामला है मैं वो बता रहा हूँ। मामला ये है कि अतरौली के अंदर में इनकाउंटर हुआ 2 लोगों का, ठीक है। और उस इनकाउंटर में जिस परिवार के जो 2 लड़के थे इनका इनकाउंटर हुआ, वो लोग हम लोगों के पास आए, उन्होंने बताया कि फेक तरीके से इनकाउंटर हुआ। और उस समय में उत्तर प्रदेश के अंदर में इनकाउंटर हो रहे थे। हम लोग इनकाउंटर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे कि किसी भी गरीब का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। बाद में वो इनकाउंटर फेक प्रूव हुआ। आप समझिए, हम लोगों के साथ पीड़ित परिवार के लोग आए, उन्होंने दिल्ली में आके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारे साथ बैठकर, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स का आप पेज 1 पे आया था वो, ठीक है। हमने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और हमारे ऊपर FIR कर दिया कि अपहरण कर लिया। तो अब इस बात का कोई मतलब है? इस बात का कोई मतलब? पुलिस ने FIR कर दिया, तो अभी मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, मामला सब कोर्ट में लंबित है, ठीक है। अब आप ये बताइए ना कि ये मामला, आपका मानना है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती के आरोप लगाए? ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये मीडिया में है, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, ठीक है। 2020 में चुनाव हुआ विधानसभा का, कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी, 19 सीट पर विजयी हुई, 12 सीट मुस्लिम बहुल इलाकों को दिया गया, मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए जिसमें आप भी थे। नहीं, हमारा क्षेत्र जो है कोई बहुत ज्यादा ऐसा मुस्लिम बहुल नहीं है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, दरभंगा मिथिलांचल क्षेत्र आता है, ठीक है। और नहीं, मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया गया, 12 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उसमें आप भी हार गए, और टोटल जो विनिंग स्ट्राइक हुई 70 में से 19 विधायक कांग्रेस के बने बिहार से। इस बार भी कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बार सीट कम हो रही है, दावा किया जा रहा है कि 50 सीट मिलेगी कांग्रेस को। आप अभी से जाले में विधानसभा चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए हैं? अभी से नहीं, मैं तो चुनाव का परिणाम आया पिछले चुनाव का, उसके अगले दिन से मैं जनसेवा में लग गया और लोगों के डेली बेसिस पे। आपको कहीं ना कहीं ऊपर से इनपुट आ गया क्या कि आपको इस बार फिर से टिकट मिलेगा? देखिए, इनपुट लगे हुए हैं आप एकदम दबा करके, एकदम पार्टी ने हमें सम्मान दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया। जिस उम्र में मैं चुनाव लड़ा, 25 साल 4-5 महीने की उम्र थी जब मैंने नॉमिनेशन किया। अभी कितने साल के हैं आप जोड़ लीजिए, लगभग 30 साल के आसपास की उम्र होगी। मेरी उम्र के हैं जी। तो आपको कोई सूचना नहीं मिली कि आपको टिकट मिल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी अगर बैठा दी तो ऐसी कोई सूचना नहीं होती है, लेकिन यह है कि जो लोग निरंतर क्षेत्र में रहते हैं और पिछले चुनाव में जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, चुनाव किसी वजह से वो नहीं जीत पाए, क्योंकि बहुत अल्प समय था मेरे पास, 17-18 दिन का समय था, उस समय में हमने चुनाव लड़ा और एक बढ़िया परफॉर्मेंस हमारा रहा। समझिए कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना हुई होती तो हम चुनाव जीत गए होते। जी, निश्चित तौर पर मैंने उस समय भी कहा था वोटर लिस्ट में ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है। जी, ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, और जिसकी वजह से वोटर लिस्ट गड़बड़ा गया। निश्चित तौर पे आप हरियाणा को देख लीजिए, जब हरियाणा में मामला सामने आया, महाराष्ट्र में और दिल्ली में सामने आया, तब आज लोग कह रहे हैं, मैंने उसी टाइम पे कहा था कि मैं इतना वोट लाके नहीं हार सकता। तो आपको तो स्वागत करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, वो वोटर लिस्ट तो दुरुस्त कर रहा है। नहीं, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन अब आप समझिए समय, चुनाव से ठीक 1 महीना पहले जब सारे लोग मजदूर पलायन करके कोई
बेंगलोर, हैदराबाद, हाँ। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगह जा चुके हैं मजदूरी करने के लिए। अभी न छठ है न दिवाली। हमारे यहाँ छठ का पर्व बहुत अहम माना जाता है। हर व्यक्ति घर पे आता है और छठ की पूजा करता है। ठीक है। न छठ है, न दिवाली है, न होली है। ये अभी डेड पीरियड माना जाता है। ठीक है। और सब लोग इसमें पलायन करके जाके मजदूरी करके काम करते हैं। अभी कौन आएगा, कैसे आएगा? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए या वोटर लिस्ट को क्लीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और जो वोटर है वही रहने चाहिए। लेकिन अभी जब सब लोग चले गए हैं तो क्या उनको लाने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है? बिहार ट्रेनों में टिकट नहीं है। नहीं, आप मुझे कंप्लीट करनी थी। ट्रेनों में टिकट नहीं है, क्या उनको लाने की व्यवस्था की जा सकती है? आपने कहा कि पलायन करके चले गए, मजबूर किसने किया? मजबूर सरकार ने किया। कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार थी बीजेपी में। एनडीए की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसको जंगल राज कहा गया था। देखिए, जंगल राज पटना हाईकोर्ट ने कहा था। किसको कहा? आप जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है उस पार्टी को जंगल राज की सरकार कहा गया। आज की सरकार क्या उसी मंगल सरकार राज में, आज की सरकार मंगल राज में गुंडा राज वर्चस्व पे था। आज की सरकार में क्या हो रहा है आप ये देखिए। बिल्कुल हो रहा है। 14 दिन में 50 लोगों के साथ गलत हुआ है। असली जंगल राज क्या है? बोल रहा हूँ क्या है असली जंगल राज? बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है असली जंगल राज? लेकिन क्या आप उस जंगल राज अभी मंगल राज है क्या? भूल जाएंगे? अभी मंगल राज है क्या? जंगल राज को भूल जाएंगे जिसमें पटना हाईकोर्ट को भी बोलना पड़ा कि भाई ये जंगल राज है। अभी क्या मंगल राज है? आप ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि 14 दिन में 50 हत्याएं जो रिपोर्ट कर दी गई। मैं बोल रहा हूं, इस बात खुल करके बोल रहा हूं। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं सच्चाई बात कर रहा हूं। 14 दिन में 50 हत्याएं हुई हैं बिहार में। बिल्कुल। लेकिन क्या आप उस पार्टी को बोल रहे हैं जिसको कह रहे हैं कि भाई प्रवासी मजदूर चले गए? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है बताइए? आज इस पार्टी के साथ गठबंधन में है, वो पार्टी जिम्मेदार नहीं। मैं बता रहा हूं, तमाम राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन पिछले 20 साल से किसकी सरकार है? आप क्या कह के सरकार में आए थे? नीतीश जी या नरेंद्र मोदी जी? नीतीश जी के साथ आप गठबंधन में नहीं थे? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी क्या कह के आए थे कि बिहार की हालत खराब है, हमको मौका दीजिए, हम यहाँ के फैक्ट्रियां खोलेंगे, हम यहाँ के कल कारखाने खोलेंगे, हम यहाँ पे आपको रोजगार देंगे, हम सरकारी नौकरियां आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पीछे की सरकार ने जो किया तो आपने तो उससे और बदतर कर दिया। अगर पीछे की सरकार में 10 हत्या हुई तो आपकी सरकार में तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर 50 हत्या है, जो बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं जिसकी रिपोर्टिंग नेशनल मीडिया ने की है। मैं इस कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। आप कंपैरिजन कर लिए? मैं इस कंपैरिजन की बात कर रहा हूं कि जब 2014 एक मिनट सुनिए, जब 2014 में जब 20 चुनाव हुआ उसमें क्या आप आरजेडी और जेडीयू साथ में नहीं थे? आए थे? अल्प समय के लिए साथ थे, लेकिन जब हम साथ थे तो हमने रोजगार दिया। आप पूर्णकालिक समय के लिए साथ थे, हमने रोजगार दिया। 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हमने जब हम सरकार में थे। 17 महीने के लिए सरकारी नौकरी दे दी आपने? जी, रिकॉर्ड है आपके पास? जी बिल्कुल डेटा है। क्या बात कर रहे हैं आप? टीआरई का आप देख लीजिए सिलेक्शन, आप देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट में। जी, जब हम 17-18 महीने, आप चेक कर लीजिए, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। लगभग 5 लाख नौकरियां, आप गूगल कीजिए ना, मेरे सामने कर लीजिए। नहीं, सरकारी नौकरी अगर आपने 5 लाख दे दिया तो फिर बिहार का मजदूर पलायन क्यों कर गया? मजदूर क्यों पलायन कर गया, इस बात का मैं आगे जवाब दूंगा। क्यों जा रहा है दूसरे शहर, क्यों भटक रहा है? मैं आपको ये बताऊं, मैं एक सेकंड, मैं आपको ये बताऊं, 5 लाख नौकरियों को कैटेगराइजेशन जाता है, 5 लाख नौकरियों का कैटेगराइजेशन, उसको भगाया जाता है। 5 लाख नौकरियों का कैटेगराइजेशन सुनिए। हाँ सुनिए। 5 लाख जो नौकरियां दी हम लोगों ने, टीचर्स की बहाली की, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल की जो सुविधाएं थे वो ठीक नहीं थी, उनको हमने ठीक करने का काम किया। और हर जगह जहां जहां टीचर्स की कमी थी, टीआरई के थ्रू उसकी बहाली करवाई। जिन जिन अस्पतालों में कुछ कमियां थी, नर्सिंग स्टाफ की, टेक्नीशियंस वगैरह की, उन सब की बहाली करवाई। कई जगह हमने, और जैसे लेखपाल की, बहुत जगह कुछ लेखपाल की बहाली हुई। मतलब जहां जहां हम लोगों को समय मिला 17 महीने में, वो डेटा लगभग 5 लाख का है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप आइए दूसरे सवाल पर कि फिर क्यों पलायन कर रहे हैं। पलायन कौन लोग कर रहे हैं? पलायन वो लोग कर रहे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई, जो मजदूरी करने जा रहे हैं। पलायन कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, सरकार ने कहा था कि 3 डिसमिल भूमि देंगे जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोगों को। कितने लोगों को 3 डिसमिल जमीन मिली पिछले 20 साल के अंदर, मुझे बता दीजिए। तो आप काहे चले गए फिर नीतीश जी के साथ? काहे चले गए? 17 महीने के लिए हम लोग थे। काहे थे? 17 महीने के लिए थे। ठीक है, उससे और 17 महीने में उससे पहले जो बेहतर हो सका वो हमने उससे पहले भी थे आप।
और आप हमेशा वैचारिक समर्थन करते रहे हैं और हमेशा लालू जी हमेशा नीतीश जी के लिए दरवाजा खोल के आज ही बैठे हुए ये हैं। तो लालू जी नीतीश जी का मामला है, तो आप उनके ठीक है। साथ गठबंधन में है कि नहीं है? ठीक है कि कौन किसके लिए दरवाजा खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है। तो फिर हम आप अगर कह रहे हमें हैं कि भाई शिक्षा वहां पर नहीं मिली इसलिए वहां पर पलायन करते, तो शिक्षा किसका काम है? हमने ये सोचा कि कुछ मौका हमको मिल रहा है, उस मौके में काम किया जाए, और हमें जब जी, मौका मुझे मिला बस बताइए कि तो हमने शिक्षा काम किसका किया। काम है? शिक्षा किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार उसमें कौन था शामिल? क्या लालू जी की सरकार नहीं थी? क्या नीतीश जी की सरकार नहीं थी? क्या नीतीश जी में लालू जी का साथ नहीं था? क्या आप उस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या आप उस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाग सकते। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं, मैं आपको साफ तौर पे एक बात बता रहा हूं कि जो अल्प समय हम लोगों को मिला सरकार में, उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी में जो काम किया जा सकता है वो किया। और जब तक कांग्रेस की अकेली सरकार रही है बिहार के अंदर, ठीक है, तमाम स्कूल और अस्पताल सुचारू ढंग से हम लोगों ने चलाने का काम किया। अब गठबंधन की राजनीति में हम लोग हैं, गठबंधन की राजनीति में बहुत सारी चीजें जो आप अकेले कर सकते हैं वो आपको कॉमन मिनिमम एजेंडा पे चलना पड़ता है। तो कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत हमारा प्लान ये था कि जो भी सरकारी पदे खाली हैं बिहार में उसकी गिनती कराई जाए, उसका एडवर्टीजमेंट निकाला जाए। हमने गिनती कराई, एडवर्टीजमेंट कराया और सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। चलिए ठीक है। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग अभी कह रहे हैं कि जितनी भी सरकारी पदे खाली हैं, लगभग अभी भी 5 लाख से ऊपर पद खाली है, उन तमाम पदों पर तत्काल प्रभाव से पहली कैबिनेट की बैठक में हम लोग उन पदों को एडवर्टाइज करेंगे। ये बताइए कि कांग्रेस का जनाधार कितना बड़ा है बिहार में? काफी आपने कहा कि जब बिहार में अकेले सरकार थी कांग्रेस की तो हमने बहुत बढ़िया काम किए, तो काहे नहीं लड़ लेते हैं अकेले चुनाव? देखिए, डर लगता है। कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत चुनाव बिहार में तमाम राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो भी नहीं, कार्यकर्ता के बल पे कहती है वो। सुनिए ना, वो भी नहीं बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है। लड़ती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ रही। ठीक है, बिल्कुल नहीं लड़ रही। तो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, उसको देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल अपनी चुनाव अच्छी बताइए, जब हम कहा जाता है कि आपके कॉलर पर दाग है तो आप क्या दिखाते हैं कि भाई आपके कॉलर पे दाग है? हम नहीं, पूछ मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम पूछ रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस अकेले का नहीं लड़ रहे। आप कह रहे हैं कि हमारा जब अकेले सरकार था, आपकी तो अकेले सरकार रह चुकी है ना, बीजेपी कहां रह चुकी है? बीजेपी के अंदर यही कह रहा हूं ना है भाई। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, ठीक है, वो भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, तो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। अगर इतना ही दम है बीजेपी में तो अकेले लड़े, फिर हमसे बात ये तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस क्या नहीं लड़ रही? नहीं, वही तो बोल रहा है, इतना ही दम है बीजेपी में तो अकेले लड़े, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं बीजेपी के नेता से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो अभी का जो बिहार का सामाजिक मतलब यह है कि वहां पर अकेली पार्टी किसी में दम नहीं है, आपका कहना यह है? आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक समीकरण ऐसा है कि अकेले कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आती है, इसीलिए प्री पोल जो है साथ में जुट के करना पड़ता है। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, आप देखें कि हम लोगों को 9 सीटें गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े लोकसभा में। ठीक है, 9 में हमने 3+1 जीत हासिल की। ठीक है, 3 सीटें हम लोगों ने जीती कांग्रेस के सिंबल पे, और एक पप्पू यादव जी जो कि इंडिपेंडेंट सांसद के रूप में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो सीट भी हम लोगों ने जीता। तो आप देखिए 9 में से 4 सीटें। बताइए, आप पप्पू जी का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस होकर के, और बताइए उनको ट्रक पे नहीं बैठा रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। वो एक अलग, आप समझिए नहीं क्यों भाई, आप यहाँ पर 3+1 कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको इस बात का जवाब दे ही देता हूँ। पप्पू जी को आप कह रहे हैं कि भाई हमारे सपोर्टर हैं, इस बात का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, पप्पू जी एक इंडिपेंडेंट सांसद हैं, वो कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले सकते, वरना उनकी सदस्यता लोकसभा की चली जाएगी। ये बात नहीं लिए थे वो कांग्रेस की सदस्यता? लिए थे। अब ये बात टेक्निकल, अब सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात को क्लियर ही कर देता हूँ। करिए। और जब अभी SIR पे विरोध चल रहा था, ठीक है, राहुल जी जब आए थे, ठीक, तो स्टेज पे कौन लोग रहेंगे नहीं रहेंगे ये नीतिगत तय होता है, आप समझिए बात को। ठीक है, इसमें ये तय नहीं होता है कि सारे MPs रहेंगे या सारे MLAs रहेंगे। वो स्टेज नहीं था, वो एक वैन थी, उसके ऊपर 5, 7, 10 लोग थे। ठीक है, कौन लोग थे आप उसमें देखिएगा तो आपको देख के ये समझ में आएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन की है, इंडिया अलायंस की, उनका जो राष्ट्रीय कमिटी के लोग थे सिर्फ वही थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे। आप बता रहे पप्पू जी उस काबिल है ही नहीं। आप नहीं, आप बात समझिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उस काबिल नहीं है। पप्पू जी इस काबिल नहीं होते तो चुनाव लड़के आते। अच्छा ये बताइए, कन्हैया जीत के आते हैं। कन्हैया कितने बड़े नेता हैं?
बिहार के अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि वो कांग्रेस का पक्ष अच्छे से रखते हैं? निश्चित तौर पे रखते हैं। जब रखते हैं तो उनकी शक्ल दिखाने में क्या गुरेज थी? आप समझिए ना, हाँ। हर चीज का नीतिगत फैसला होता है। आप नरेंद्र मोदी जी जिस स्टेज पे बैठेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस पर जरूरी नहीं है हाँ। कि बिहार के डिप्टी सीएम लेकिन सम्राट नरेंद्र चौधरी मोदी जी बैठे की आप जाते जिस हैं। स्टेज की बात कर ठीक है। रहे हैं उस स्टेज के विधायक सारे मौजूद होते हैं। मैं बनारस से आता हूं, जब मोदी जी बनारस में कार्यक्रम करते हैं तो वहां के वो सारे स्टेज होता है, रोड शो नहीं होता है। रोड ये हमारा बंदी था। बंदी में हम लोग वहां से अच्छी गए, बताइए। प्रशासन ने कहा कि आप पैदल चलेंगे तो दिक्कत ये होगी, आप किसी गाड़ी पे चढ़ जाइए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा गाड़ी की जरूरत पप्पू यादव जी को थी, आपने उनको गाड़ी नहीं दी। पप्पू यादव अपने आप में बहुत ही समर्थवान व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका पूरा आदर सम्मान हम लोग सब लोग करते हैं, ठीक है। वो किसी वैनिटी वैन पे या किसी खुली जीप पे चढ़ जाएंगे तो लोग उनको जानेंगे, ऐसा नहीं है। या आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, या दो चार लोग और सोच सकते हैं, बढ़िया बोल रहे हैं ठीक है। लेकिन पप्पू यादव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा देश उनको जानता है और ये जानता है कि वो अपने दम पे जीत के आते हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी के लिए वो हर जगह अलग अलग प्रदेश में जाके अलग अलग सीटों पे चुनाव प्रचार भी करते हैं। किसी के मोहताज नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसलिए उनको ट्रक का भी मोहताज नहीं बनाया गया। मैं वही बोल रहा हूं ना कि ट्रक पे वो चढ़े कि नहीं चढ़े ये नहीं है मुद्दा। क्या है मुद्दा? हमारा एसआईआर है कि पलायन करके जो लोग चले गए हैं बाहर वो कैसे लौटेंगे। क्या ट्रेनों में टिकट है? उसकी प्रक्रिया थी ना, ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया थी, बाद में आई जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया तब आई। ये ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया थी, 1 महीने 25 जुलाई का रखा गया था। अब यहां पर इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है, अब डेटा आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई 7.80 करोड़ यानी 7 करोड़ 80 लाख वोटर हैं बिहार में, जिसमें से 7 करोड़ 24 लाख वोटर जो हैं उनका एसआईआर प्रक्रिया में फाइल हो गया है, 91.69% हो गया है। अब जो लोग बचे हैं, वो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपना पूरा कर सकते हैं। ये कब हुआ? ये सब तब हुआ जब हम लोगों ने सड़कों पर विरोध किया, नहीं, जनता की आवाज को बुलंद किया और ये बताया। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि विपक्ष भ्रामक जानकारी दे रहा है। इलेक्शन कमीशन को तो तोता बना लिया है इन लोगों ने। ये तो अब आपको तो फिर देश के किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो भरोसा क्या? संवैधानिक संस्था अपने आप में भरोसा बनाती है। नहीं तो आप अपने आप में भरोसा बनाती है। जनता को उसी पे तो बरगला रहे हैं आप, अपने आप में भरोसा बनाती है ना। कल को एक सेकंड, कल को अगर किसी के घर पे कैग पहुंचती थी, सीएजी, ईडी पहुंचती थी, सीबीआई पहुंचती थी, ठीक है, तो माना जाता था कि कुछ बड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक है, और निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है। आज अगर किसी के घर पे सुबह सुबह इकोनॉमिक ऑफेंस के लोग पहुंचते हैं, ईडी के लोग पहुंचते हैं, तो हम और आप मुस्कुराते हैं कि लगता है कि प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे कुछ आए निकल के या नहीं आए, हम और आप ये सोचते हैं। इतना इन संस्थाओं को हल्का कर दिया गया। मैंने हल्का किया या आपने हल्का किया? नहीं किया ना। हल्का किसने किया? सरकार ने किया, मौजूदा सरकार ने, ठीक है। क्योंकि जब आप इन संस्थाओं को अपना टूल बना लेंगे, ठीक है, अपना हथौड़ी पिलास बना लेंगे कि किसी का नट टाइट करना है तो ईडी को भेज दो, किसी का बोल्ट टाइट करना है तो सीबीआई को भेज दो, किसी का कुछ और करना है तो इकोनॉमिक ऑफेंस के ऑफिस को भेज दो, तो इन संस्थाओं की जो स्वतंत्रता है उस पर सवाल तो खड़ा होगा ना। ठीक है। तो जब जो है चारा घोटाला वो भी फेक है, मामला विचाराधीन है, वो भी तो फेक होगा क्योंकि वो तो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। कोर्ट इस पे फैसला देगी। कोर्ट ने शुरुआत कहा था कि 700 करोड़ का घोटाला हुआ। हाँ, शुरुआत ईडी ने की थी। 700 करोड़, एक सेकंड सुनिए ना, 700 करोड़, एक सेकंड, मैं इसी पे बता रहा हूँ, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना। तो फिर कोर्ट मामला क्यों सुन रहा है? मैं कह रहा हूँ 700 करोड़ का घोटाला बताया गया, उसके बाद वो 70 करोड़ हुआ, अब वो 6 करोड़ पे बात आ गई। ठीक है, आप समझिए। ठीक है। इस वक्त ना विपक्ष कहीं सरकार में है, ना बिहार प्रदेश के अंदर, ना देश के अंदर, ठीक है। तो एक प्रक्रिया है जो चल रही है, अभी 6 करोड़ तक की वो बात कर रहे हैं, अभी भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, सारी बातें चल रही है। जब आएगी सामने तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 700 करोड़ से 6 करोड़ पे कैसे आ गया? मतलब जो बात आप बोले थे कि ये 100 रुपए का घोटाला है, वो सीधा 90 पैसे पे आ गया। तो अब देखिए कि 90 पैसा भी बचता है कि नहीं बचता आखिरी में, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने क्लीन चिट दे दी है? नहीं, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। क्लीन चिट देने वाले हम कौन होते हैं? किसी को आपको नहीं दे सकते, ठीक है। क्लीन चिट तो एजेंसीज देंगे किसी। ठीक। अगर चुनावी प्रक्रिया अगर अच्छी हो रही है, पारदर्शी हो रही है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा किया जा रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम एसआईआर करेंगे। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये तब होता है जब कहीं दिक्कत हो जाए, उसका निरीक्षण में सही ना हो, डाटा मौजूद ना हो। तो भाई अब इलेक्शन कमीशन का ये है कि भाई बिहार जो है स्टेट,
वो नेपाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है बॉर्डर से। वहां पे म्यांमार के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के लोग घुसपैठी हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं उनका मकसद यह है कि जो बांग्लादेशी बिहार के लोग नेपाली हैं, बांग्लादेशी जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के लोग बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? अब मैंने क्या बोला, आप सुने। ऐसे अपमान मत कीजिए बिहारियों का। मेरे से आप नहीं खेल पाएंगे। कारण ये है कि मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल पाएंगे। मैं अपना शब्द नहीं डाल रहा हूं। मैंने कहा कि बिहार का सटा हुआ बॉर्डर उससे है। अगर यही बात थी कि एक्स्ट्रा लोग वोटर लिस्ट में एडेड हैं, तो क्यों नहीं 2024 के चुनाव से पहले ये काम? ठीक है। और इतना ही नहीं, चलिए ठीक है, 24 से पहले नहीं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, एक्स्ट्रा वोट ऐड करके तो आपने बनवा दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप तो बनवा ही लेंगे। ठीक है। 2024 में से 2025 अक्टूबर में चुनाव होने, कितना समय? 1.5 साल का। ये आपको 3 महीने पहले क्यों याद आया? हम तो ये बात कह रहे हैं ना कि आप ये 24 के चुनाव खत्म होते ही शुरू करा लेते ना, तो आपको लंबा समय मिल जाता। तो हिंदुस्तान में तो कब चुनाव नहीं होता है? मैं जो आज देख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन पर नहीं करता भरोसा, किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं करता, कोर्ट पर नहीं करता, तो क्योंकि सबको तोता बना लिया ना। सबको तोता बना लिया जी। कोर्ट भी तोता है। कोर्ट को नहीं बोला मैंने, सबको तो आपने बोल दिया। कोर्ट हम गए ना, मैंने बोला तो हम लोग गए। कोर्ट भी है। हमारे लिए एक ही चीज बची है आज की परिप्रेक्ष्य में भारत में, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाँ। वहीं हम लोग जाते हैं तो कुछ राहत मिलती है हम लोगों को। हाँ। वहीं से राहत मिलती है। हाँ। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि सारी एजेंसियों को जो है मोदी जी गोद में खिला रहे हैं। सब तोता है, निश्चित तौर पर। इलेक्शन कमीशन भी तोता है, सबको मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन तोता है, निश्चित तौर पर तोता बन चुका है। तोता नहीं होता। अगर तोता नहीं होता, अगर तोता है तो विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ किस रही है? ये रही है। तो अगर उनको पता है कि भाई अगर उनको पता है कि भाई चुनाव अगर लड़ा जाएगा और नतीजा उनके पक्ष में होगा, लोकतंत्र में हिस्सा लेना छोड़ दें। लोकतंत्र में फिर अपनी जांच एजेंसी पर और अपने न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। जब तक विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तब तक ये ठीक नहीं होंगे ना। विपक्ष नहीं है, विपक्ष कमजोर है आज के जमाने में। हम सवाल उठा रहे तभी तो चीजें जो भी दुरुस्त चल रही है किसी वजह से हमारे सवाल उठाने की वजह से चल रही है ना। विपक्ष बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सरकार को अगर बेलगाम है तो उसको लगाम काम कर रहा है, लगाम डाल रहे हैं ना। अगर संस्था पर भरोसा नहीं कर रहा है तो फिर विपक्ष चुनाव लगाम डाल रहे हैं ना। कोर्ट गए ना, बोला कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कोर्ट गए ना हम लोग। हाँ, तो कोर्ट गए, उसके बाद सब चीजें ऑनलाइन हुई कि ये भी माना जाएगा वो भी माना जाएगा, फिर रोल होगा। कोर्ट पे भरोसा हुआ। अरे तो भाई चुनाव तो कोर्ट ने जब नकेल कसा है, जब कोर्ट ने नकेल कसा है तब जाके कहानी ठीक हुई है। सर मुझे बताइए, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा ना सर? निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन कराएगा, नहीं है ना। लेकिन हमने कोर्ट से नकेल कसवाया है ना। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है, किस तरह से जो है वो आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, टीचर सुरक्षित नहीं है, टीचरों की हत्या हो रही है, सुपारी किलिंग चल रही है बिहार के अंदर में, आए दिन बच्चियों का रेप हो जा रहा है, और रेप होने के बाद उनको अस्पताल में बेड नहीं मिलता। अब आप सोचिए, और वो उन बच्चियों की मौत हो जाती है। सदन में खड़े होकर कहते हैं कि भाई तुम क्या बोलोगे जिसका बाप अपराधी है, लुटेरा है। सम्राट चौधरी कहाँ है? इनके पिताजी क्या कह रहे थे? मोदी जी को गाड़ देंगे भागलपुर में। हमने तो नहीं कहा ना। सम्राट चौधरी जी पहले अपने बारे में बोले, उसके बाद किसी और के बारे में बात करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि गीला हो जाएगा, बदले इशारे किया उन्होंने। ऐसा है, सम्राट चौधरी पहले अपने गिरेबान में झांके, ठीक है, उसके बाद किसी के बारे में बोले। आरजेडी के भाई वीरेंद्र विधायक मनेर से कहते हैं मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। आप उस पार्टी के सपोर्टर नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है, सपोर्टर हैं। मैं कांग्रेस में हूं, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे से बेलगाम हो रही है। किसी को भी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो। तेजस्वी जी गलत, जो भी पब्लिक लाइफ में। तेजस्वी बदजवानी कर रहे हैं कि नहीं? तेजस्वी जी नहीं, कभी नहीं कर रहे। सूत्र मूत्र बेहतर होता है? मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। सुनाइए। अगर आप सुनते हैं फिर आप क्या कहेंगे? आप सुनाइए ना पहले। सूत्र को हम मूत्र कहते हैं, मैं दिखा देता हूं। कौन से सूत्र को? किस परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है? पूरा वीडियो सुनाइएगा। उन्होंने कहा कि हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। नहीं, क्या, किस परिप्रेक्ष्य में बात? मैं आपको पूरा वो सुनाता हूँ, इंटरव्यू सुनाता हूँ। आपने कहा कि सूत्र को मूत्र आपने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, वाकई नहीं सुना। किस परिप्रेक्ष्य में सुना मुझे सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उस पर कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। बिना सुने मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। हाँ, कोई नहीं, ये बड़ा बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार की हुकूमत में रह करके या सत्ता में रह करके या उस राजनीति में रह करके आप अपने ही जो सबसे गठबंधन के बड़े नेता हैं उनको ही आप बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं कई बार। नहीं, अच्छी चीज तो आपको मिस नहीं हो रही है, लेकिन आपको बुरी चीजें मिस हो जा रही हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा समाज की प्रगति उन्नति के लिए काम करते हैं।
तमाम अच्छी चीजें हम लोग और के दिमाग में तेजस्वी जी ने रहती ये एक बार नहीं 2 बार कहा। उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और एक बार एनआई किस परिप्रेक्ष्य में कहा, जरा सा मुझे वो बताइए। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, यही इलेक्शन कमीशन वाली बात पे कहा। क्या, किस बात पे कहा, किसकी क्या सवाल थे, उसके क्या जवाब थे? वही आधा वीडियो कट वाला वीडियो मत दिखाइएगा बस। नहीं, नेटवर्क 18 की अगर सर मैं लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो गलत नहीं होगा ना। ठीक। मीडिया के सूत्र को समझते हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन सूत्रों के हवाले से खबर प्लान कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सूत्रों के नाम पर खेला करना चाहता है। अब इसको मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसको उन्होंने कहा ऐसे सूत्रों को मैं मूत्र समझता हूँ। आज मीडिया का क्या हाल है? क्या हाल है? जो बात चुनाव आयोग को डायरेक्ट करनी चाहिए वो चुनाव आयोग किसी सूत्र के माध्यम से मीडिया में क्यों छोड़ता है? क्या चुनाव आयोग पारदर्शी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रेस नोट करके जारी नहीं कर सकता? क्यों कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जाती है? क्यों नहीं क्या कर रहा? जारी करता है। आप पढ़ते इतनी हल्की बात है क्या? मैं दिखाऊं आपको क्या कहा गया इसमें? आपको मैं दिखाऊं इसमें क्या कहा गया? जी जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? इसमें क्या कहा गया? सूत्र और मूत्र इतना बड़ा नेता, इसमें क्या कहा गया? सर मुझे मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, मीडिया के सूत्रों को मुझे बताइए कि इतना बड़ा नेता सूत्र मूत्र शौच की बात करेगा? देखिए ऐसा बेहतर है, ऐसा है कि मीडिया जिस तरह का काम कर रही है इस देश में, मीडिया ठीक है, मीडिया जिस तरह से मीडिया अगर आपको कवर करना बंद कर दें सर, आपका 2 दिन में खत्म हो जाए। कौन सा कवर कर रही है? कवर करती है और आप तभी पता चलता है आपके बारे में, वरना ना कोई बच्चा भी न जाने आपके बारे में। दूसरी चीज, आप जो कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये टीवी वाली मीडिया की बात कर रहा हूं। सर कोई मीडिया गलत नहीं है, और मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, मीडिया काम सिर्फ साफ तौर पे नहीं, अगर वो था मीडिया काम खबर दिखाना, आप प्रोपेगेंडा चलाना है। के मंच पर आकर के कहता हूं प्रोपेगेंडा चलाना, मूत्र कहना गलत है, तो मैं भी ये भी कहता हूं कि अगर पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था तो मैं ये भी कहता हूं कि 14 दिन में प्रोपेगेंडा चला रही है ये टीवी की मीडिया, और जो टीवी की मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है वो गोदी मीडिया है, और उसको कुछ भी कहना गलत नहीं है। बिहार के एडीजी ने कुंदन कृष्ण जो कहा कि बिहार के किसान खाली रहते हैं, इसीलिए अपराध होते हैं, शर्मनाक बयान है, और मैं इसको मुखर होकर कहता हूं। और मीडिया पर उंगली उठाते बहुत आसान है, क्योंकि मीडिया ये आपको कवरेज देती है, मीडिया ये आपको दिखाती है, और आप उसी मीडिया पर उंगली उठा देते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको साफ तौर पे कहता हूं, सुनिए, उसके बाद भी सुनिए, नहीं कह पा रहे हैं। मैं आपको साफ तौर पे एक बात कह रहा हूं कि जो जिस तरह का मीडिया का रवैया रहा है विपक्ष के साथ, जिस तरह से मीडिया ने आत्मसमर्पण किया है सरकार के सामने पैसे के लिए और ऐड लेने के लिए, निश्चित तौर पर आज मीडिया के सूत्र पे किसी का भरोसा नहीं बचा है। मीडिया के सूत्र पर नहीं, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। आपने सुना नहीं? आप फिर से सुनिए, इलेक्शन कमीशन के सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। आप फिर से सुनिए, क्या कहा? सुनिए आप। मीडिया ने जो खबर चलाई, तेजस्वी का बयान सुनाता हूं आपको। अरे आप सुनिए ना जो अभी कहा गया। मैं तेजस्वी जी का बयान, आप सुनिए क्या कहा गया। मैं तेजस्वी जी का बयान सुनाता हूं। आप सुनिए ना क्या कहा गया जो आपने मुझे सुनाया। आपको मैं एग्जैक्टली तेजस्वी जी का बयान सुनाता हूं। आप सुनिए कि हम क्या है सूत्र, सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। ये मैंने ब्रेक किया था, ये मैंने ब्रेक किया था सर। क्या कहा? अभी आप ही का वीडियो सुन के मैंने बोला, मैंने खुद ये ब्रेक किया था। ये एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और बोलेंगे बयान इनका होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। कहां से खबर आई है? सूत्र ने बतलाया है। कहां से? हुई सूत्र? कौन है सूत्र? आज की डेट में सूत्र कुछ भी चला दिया जाता है। नहीं ये बताइए, जब सरकार को और भाजपा को कोई खबर फैलानी होती है तो सूत्र के माध्यम से चल रहा है। व्हाट इज दिस सूत्र? सूत्र से नहीं, आप बताते क्यों नहीं है कि कौन बोल रहा है? मूत्र से है, नेताओं की बदजुबानी से है, जूता निकाल के मार देंगे, और अगर मुझे नहीं पहचानोगे प्रणाम नहीं करना जानता है। एक बात साफ समझ लीजिए, एक बात साफ समझ लीजिए, मीडिया को अगर कुछ रिपोर्ट करना है, अगर मैंने कहा है मेरा नाम लेकर रिपोर्ट करे। व्हाट इज दिस सूत्र? मैं कह रहा हूं कि सूत्र की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और ये एक बार की बात नहीं है, सूत्र ही के मामले में ये बात कही गई है। मैं सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतने बड़े नेता से इस बयान की उम्मीद नहीं कर सकता हूं। इतने बड़े मीडिया हाउसेस से इस तरह की भी चीजें उम्मीद नहीं की जा सकती है। कौन से बयान आपको बुरे लगे? ठीक है, तो एक नहीं हजारों बयान है। कौन से? आपने कहा ना सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है। यार ये सूत्र है कौन भाई? नहीं, ये बताओ ना आप, सूत्र कौन है? किसको सूत्र माने?
सूत्र हर बार बताई जाएगी आपको? नहीं, किसको और क्या? पता है मीडिया कैसे काम करती है? बिल्कुल आपको बिल्कुल पता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मालूम है मुझे, आपको पता ही नहीं कि मीडिया काम बिल्कुल कैसे मालूम करती है। सूत्रों के हिसाब से इतनी बड़ी आप बात चला रहे हैं जिसपे बिहार के 8 करोड़ वोटर को दिन रात जो है टेंशन लगा हुआ है कि क्या उसका नाम रहेगा कि नहीं वोटर लिस्ट में, ठीक है? उसके बाद 24 लाख वोटर का निरीक्षण हो चुका है सर। अरे भाई आप ये आज की डेटा की बात कर रहे हैं, ये वीडियो 20 दिन 25 पुराना जुलाई है, की बात कर रहा हूं, ठीक है? 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अरे और 25 मौका जुलाई मिला। तक ही हुआ है, 30 सितंबर ये वीडियो होगा 15 दिन पुराना। 30 सितंबर तक बाद में 30 जब सितंबर तक को हम वोटर लोग लिस्ट आएगा। जब तक हम लोग प्रेशर नहीं देते, ठीक है, हम लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो निश्चित तौर पर ये जो SIR का काम हुआ है वो उसमें बड़ी हेराफेरी की बेहतर काम किया आपने लोकतंत्र को बचाया। मैं कह रहा हूं आप लोग ये चाह रहे थे, लोकतंत्र आप लोग ये चाह रहे थे, साफ तौर पर आप लोग ये चाह रहे थे कि SIR में जो है जैसे भाजपा चाहती है वैसे काम कर ले, हम लोग विरोध नहीं करें, ठीक है? तो आप अपना चाहते रहिए, लेकिन हम जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते हैं। हमको मालूम है कि जनता इस वक्त जो लोग है, ठीक है, लोग परेशान है, पलायन कर चुके हैं। 120 आधार कार्ड मिले हैं, आपको पता है? सीमांचल के 4 जिलों में 100 में से 120 आधार कार्ड मिले हैं। अगर 100 व्यक्ति हैं तो 120 आधार कार्ड है। वो 20 कौन है? इलेक्शन कमीशन इसी बात पर सवाल उठा रहा है। अब एक सेकंड, हाँ, आप बोल रहे हैं ना सीमांचल के एरिया में, हाँ, हमने सवाल क्यों किया? हाँ, इसीलिए किया, एक एड्रेस पे हाँ, 90 आधार कार्ड मिले महाराष्ट्र में, हाँ, एक पे 45 मिले हरियाणा में। कौन देगा बहुत जवाब बढ़िया इसका? बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। 90 मिले ना, कौन देगा जवाब? हुआ ना, रिपोर्ट हुआ ना। अरे रिपोर्ट हमने कराया, हमने रिसर्च करके चुनाव आयोग को दिया। सर ये बताओ कि ये हेराफेरी हुई है। आप विपक्ष की आवाज हो तो खबर कौन उठाएगा? आवाज कौन उठाएगा? आप ही ना उठाएंगे। और आप अगर हक की आवाज उठा रहे हैं, जनता के लिए बात कर रहे, तो इसमें तो आपको स्वागत किसी करना गलत चाहिए। चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं तो क्या? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका लिए भी तो उठाइए कि भाई 120 वहां पे 90 के लिए आप बोल रहे हैं और यहाँ पे 120 के लिए यहाँ के लिए भी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। आप अब मैंने आपको बोला तो आपने कहा कि अरे ऐसा प्लीज मत करिए कि भाई यहाँ बिहार के वोटर बांग्लादेशी है। तो नहीं, हम बता बिहारी दे रहे नहीं है, तो हम कैसे देंगे? ठीक है, हम बिहारी बिहारी वोट कैसे करेगा देंगे भाई? बिहारी वोट करेगा। नहीं, हम और बिहार के हमारा संघर्ष एक एक बिहारी के लिए आप है। चाहते हैं बांग्लादेशी वोट कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों जाएगा तो कोई? भाई यही तो कह रहा है उसका, क्यों चाहेगा कोई? इलेक्शन कमीशन का तो यही तो मकसद है। आप उस मकसद अब ये को नहीं समझ बताइए, रहे हैं, आप उसमें राजनीति कर रहे ये हैं। बताइए कि इलेक्शन कमीशन का ये मकसद, इलेक्शन कमीशन ने ये बात लिखा है कि कितने लोग उनको लगता है एक्स्ट्रा हैं करने से पहले? नहीं, ये बताइए सीमांचल पे जो डाटा आया किसका है भैया? अरे सीमांचल पे कुत्ता महोदय का भी बना है, वो सीमांचल में थोड़ी बना हुआ है भाई, मैं तो बोला हूं। बंदर महोदय का भी बना है, लेकिन बना है तो ठीक है, उस सीमांचल में थोड़ी बना है। नहीं, वो तो मैं माल बोल रहा हूं। आप सारा डिस्कशन को ले आके सीमांचल पे छोड़ देना चाहते हैं कि 20 आधार कार्ड एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एरिया, लेकिन आप हरियाणा में 45 है उस पे बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह पे 90 है उस पे नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि वो गलत है। बीमारी थी, कितनी बार बोलूं? मैं उस वक्त ठीक नहीं कर पाया। अब मुझे उस बीमारी को ठीक करने का मन कर रहा है कि भाई मैं कब तक इस पीड़ा को लेकर चलूंगा। बिल्कुल, और उस पीड़ा को बीमारी और आपकी ठीक होनी इलेक्शन कमीशन चाहिए। ने भी कहा है कि अगर ये सही हो गया तो भैया ये पूरे देश में लागू होगा। इसका स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। हम जितने स्वागत बाहरी ही कर वोटर रहे हैं वो जाएंगे। हम स्वागत ही कर रहे हैं, भाई, कब स्वागत नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन और आप मंशा, यहाँ के वोटर हैं तो आप वोट करेंगे। आप बात नहीं समझ रहे ना, हम तो स्वागत ही कर रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो मंशा है उस मंशा पे सवाल कर रहे हैं कि यही काम आपको करना था, आप 4 महीने पहले करते, जब लोग होली में आए हुए थे, जब इससे पहले छठ में लोग आए हुए थे। आपको चिंता नहीं है ना सर? हमको चिंता है कि हमारा गरीब लोग पंजाब हरियाणा में मजदूरी कर रहा है, उसके पास 1000 रुपया नहीं है कि टिकट बना के आएगा। बिहार के राजनीति के लोगों को ना बिहारियों की चिंता है ही नहीं सर। ठीक है? आपको ऐसा लगता है? नहीं ठीक है, चिंता। आपको ऐसा लगता है? भरता भाड़ में जाए जनता, आपको ऐसा लगता यही है? होता है। जो लोग बिहार की सत्ता में, हाँ, जेडीयू के चंद्र ठाकुर को रात के 12 बजे एक फरियादी ने फोन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग हराम ज्यादा है, रद्दी है। उन्होंने ऐसे तरीके से बात की बिहारियों के लिए। तो कांग्रेस के लोग नहीं थे ना वो? नहीं, कांग्रेस जेडीयू के थे ना, एनडीए का पार्ट थे ना। विधायक ने कहा कि जूता से मारेंगे। भूल गए क्या? भूल गए? मनेर के विधायक ने कहा कि जूता से मारेंगे। विधायक क्यों नहीं पहचानता है तुम? किसको कहा? ये अभी जो पंचायत वीडियो सचिव वायरल को, हुआ, अब पंचायत सचिव को आपने कहा कि हम उनको नहीं जानते हैं, और आप जेडीयू पे कह के हम उनको जानते हैं। एक सेकंड नहीं, मैं बता रहा हूं। मनेर के जो विधायक ने जो भी कहा, उस वो वीडियो ऑडियो मैंने सुना है, ठीक है? वो ऑडियो जो मैंने सुना उसमें 2 पक्ष हैं जो मेरे समझ में आता है। एक तो कोई भी जनप्रतिनिधि जब किसी को फोन करता है, आपको मालूम है एमएलए का प्रोटोकॉल क्या है? प्रणाम करना। नहीं, प्रणाम नहीं करना, जुतिया दिए जाएंगे। नहीं, आप नहीं, मैं आपसे प्रोटोकॉल पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे पता है। नहीं, आप बताइए ना क्या प्रोटोकॉल है, किस लेवल पे आता है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं दोनों पहलू बता रहा हूं। आप बात नहीं सुनोगे तो आप बात सुनोगे या नहीं? आप बात सुनोगे? आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपको इस बात को जवाब दे रहा हूं ना। दीजिए। आप या तो जवाब सुनिए या आपको सवाल करना करते रहिए, मैं बैठ रहता हूं।
एमएलए का प्रोटोकॉल जो है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। मालूम है आपको? ठीक। नहीं मालूम है तो आप इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं बिना वेरिफिकेशन कोई बात नहीं मुझे करता। विधायक का प्रोटोकॉल ठीक है, बता दी, बताइए। एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है, ठीक है? किसी पंचायत सचिव को अगर चीफ सेक्रेटरी अगर फोन करेंगे, ठीक है, तो क्या पंचायत सचिव किसी चीफ सेक्रेटरी की बात को नकार देगा या चीफ सेक्रेटरी से वैसे बात करेगा? ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं ये बता रहा हूं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको किसी भी व्यक्ति को जूता से मारने या थप्पड़ से मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए। ये दो पहलू है। इस खबर को मैं आपको दिखाता ठीक है, हूं। नहीं मैं आपको दोनों पहलू बता दिया ना। दिखा नहीं आपने ब्रेक की अच्छी बात है कि जिस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या बात किया था उस व्यक्ति ने? अरे मैं ऑडियो सुना हूं इसलिए मैंने दोनों पहलू बताया, ठीक है? मैंने दोनों पहलू बताया आपको, आपका जवाब मिल गया। आपने नहीं सुना, मैंने सुन लिया। आपने मुझे प्रोटोकॉल बताया कि विधायक की हैसियत ये होती है, उसको झुककर मैं प्रोटोकॉल नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं कि विधायक की हैसियत ये होती है कि झुककर प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, विधायक जनता के लिए है ना। मैंने दोनों पहलू बोल दिया ना आपको। हाँ। मैंने बोला ना, ये दोनों ही चीजें बोला रुकिए, मैं ऑडियो सुना कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको, अरे मैंने सुना हुआ है, ऑडियो सुना हुआ है। आप ऑडियो फिर से सुने, मैंने सुना हुआ है, तभी मैं कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कि पब्लिक लाइफ में, सुनिए सर। अरे मैं सुन चुका हूं मैं, आप मुझे सुना रहे, मैं जो नहीं सुना था वो आपको बोल दिया था ना कि आप मुझे सुनाइए। सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। इसमें क्या गलत बोला बेचारे ने? अरे मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, आप मेरी जवाब ही नहीं सुन रहे हैं, आप उसको चलाना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुन चुका हूं मैं। मुझे बस इतना होता है सर, मैंने दो पहलू बोला इसका, आपने उसको तो सुना नहीं, आपने उसको नहीं सुना। नहीं मैंने सुना, ठीक है, मैंने सुना कि चीफ सेक्रेटरी जितना पद होता है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इज्जत देनी पड़ती है, नहीं पहचानने से अगर कह दिए कि हाँ विधायक, हाँ बताइए सर, तो क्या गलत है? पहचानने से इनकार कर जूता मार दोगे? मैंने अगला बात क्या कहा? आपने कहा कि गलत है। हाँ, गलत फिर है। आप कैसे बोल दिए कि जूता मार दोगे? नहीं, जूता मारना नहीं आप कैसे बोले? मैंने बोला ये बात पहले कहा था सर, मैंने दोनों पहलू बताया आपको। आपने कहा कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जो सरकारी काम में लगा हुआ है उसको मालूम होना चाहिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि से अगर बात कर रहे हैं तो उसकी क्या सीमाएं हैं, और जनप्रतिनिधि को यह मालूम होना चाहिए कि वो अगर किसी पदाधिकारी से बात कर रहा है तो उसकी क्या सीमा है। उसको किसी के साथ न गाली गलौज करनी चाहिए, न किसी को धमकी देनी चाहिए। क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए? नहीं मैंने ये गलत कहा क्या? आप बताइए। नहीं गलत इसलिए कहा हाँ? कहा कि भैया पहचानने से इनकार कर दे, जूता से मार देंगे, इसका आप समर्थन कर रहे हैं। मैं कहां समर्थन कर रहा हूं? ये बताइए। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूं, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, अलग मोड में चल रहे हो। उस बात को आप डिप्लोमेटिक तरीके से बोल रहे हैं। डिप्लोमेटिक नहीं, मैं दोनों बात कर रहा हूं। आपने उसको भी कह रहे हैं पंचायत सचिव, किसमें गलती क्या है थोड़ा बताइए। मैं दोनों बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी पदाधिकारी किसी भी सचिव को फोन करता है तो उसको बात को सुनना, उसको ड्यू रिगार्ड करना चाहिए। वहीं जनप्रतिनिधि अगर किसी से जूता मारने, फैटम फैटी करने की बात करेगा तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते। बहुत बढ़िया काम किए हैं आप, बहुत बढ़िया काम किए हैं। फोन आप हमको कर दिए, मान लीजिए आप विधायक हैं, आपने हमको फोन किया, हेलो अंकित जी, जी बताइए, अब हम मार देंगे जूता? मैंने बोला जूता मारने के लिए, तो मैंने इसका समर्थन किया। तो मैं गलत हूं सर? मैंने इसको समर्थन किया। हाँ सर, तो आप मेरी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। गलत किया आप अपनी बात, आपने कहा कि मैंने क्या बोला? बोलिए कि मनरेगा के विधायक ने जो भाषा, मैंने क्या बोला? आप इनको नहीं लेकर के बोल रहे, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं सर। बात किसकी चल रही है? नहीं बात उनकी चल रही है, आप नाम बात नीतीश जी की चल रही है। बोलिए सर, नहीं बात किसकी चल रही है? नहीं बात बोलिए लेकर के ना। आप ये बताइए ना, बात नीतीश जी की चल रही है। मैं नाम लूंगा या नहीं लूंगा आगे की बात है। मनरेगा विधायक आप ये बताइए की मैं मुखालिफत करता हूं, उनको इस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? नीतीश कुमार जी की बात? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं किसी, आप जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, आप एक एमएलए की बात कर रहे हैं भाई। मैं व्यक्ति के एमएलए की बात नहीं कर रहे हैं, जो उसी की परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, उसी की बात कर रहा हूं। और किसकी बात कर रहा हूं? परिप्रेक्ष्य के साथ उनके नाम लेकर के बात करना अलग है। जैसे अभी आप जबरदस्ती की बात, जैसे भी संसद में मतलब नहीं, जैसे अभी लोग कह रहे हैं संसद में जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। संसद में जब बात मोदी जी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, उन्होंने भी बात वही कही है, लेकिन आप कहा जा रहा है ना, कांग्रेस ही कह रही है कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रही है, तो आप इस तरीके से नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। मोदी जी बात कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, कौन सी बात किया? किसी दुनिया का कोई नेता, बाहर का नेता, कोई उसने सीजफायर नहीं कराया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई बोल नहीं पा रहे हैं। भाई वहां ट्रंप बोल रहा है, 35 बार बोल चुका है। बहुत सही बात है, ट्रंप का नाम 35 बार बोल नहीं ले रहे हैं। ट्रंप का नाम 35 बार
आप भी मनेर के विधायक का नाम नहीं ले मनेर के विधायक की बात चली, उसी के बारे में बोल रहा हूं। बोलिए ना सर कि भाई जो आचरण उन्होंने किया वो ठीक नहीं है। और क्या बोल रहा हूं सर, एक बार बोल दिए कि भाई वीरेंद्र जी की मैं आपके हिसाब से बोलूंगा। नहीं, कि आप मुझे लिख के दीजिएगा, मैं वो बोलूं। नहीं तो आप फिर नहीं, आप ये चाहते हैं तो बताइए। आप ऐसा कीजिए कि सवाल भी आप ही दीजिए, जवाब भी आप ही दीजिए, उधर भी आप ही बैठिए, इधर भी आप ही बैठिए। बताइए आप फिर हमको बुलाए क्यों? आप चाहते हैं कि आप एक विधायक के बारे में ना बोल पाए और मोदी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नहीं, ट्रंप के बारे में आप ये गलत सोच रहे हैं ना। उन्हीं के बारे में बात चले, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन आप ये चाहते हैं, सर मैटर ये है कि नहीं आप ये चाहते हैं, नहीं आप ये चाहते हैं कि उधर से सवाल भी आप ही करें और जवाब भी आप ही लिख के दो, मैं आपको जवाब दूं। मैं ये चाहता हूं कि भाई आप प्रतिनिधि फिर मत बोलिए, आप कहिए कि अरे जिसके बारे में बात चले उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नाम आप नहीं ले रहे हैं। मैं 20 बार, मैं क्यों लूंगा नाम किसी का? बेहतर क्यों लूंगा? सही बोला कि नहीं लूंगा मैं। ठीक है, आप जबरदस्ती चाहेंगे तो आपके बोलने से लूंगा। बिल्कुल नहीं, आपके बोलने से लूंगा। लेकिन कांग्रेस के बोलने से भी नहीं। आप जबरदस्ती मेरे मुंह में किसी का नाम नहीं डाल सकते। नहीं चाहे भाई वीरेंद्र हो या राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो। नहीं डालूंगा। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि आप ऐसे बोलिए, लेकिन मैं क्यों बोलूंगा ऐसे? नहीं, आपकी तरफ से क्यों बोलूंगा मैं? आप जो बच रहे जनपति नहीं गलत बात है। नहीं, मैं बच नहीं रहा हूं। आपने कुछ देर क्योंकि आपने जबरदस्ती किया, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आपने कुछ देर पहले कहा कि आप अपना रिकॉर्डिंग चला के देख लीजिए। मैं उनका वो नहीं हूं। मैं उनके बात में नहीं बोलूंगा। एग्जैक्टली। और मैं किसी का जवाब, मैं किसी का कह रहे हैं कि भाई मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा। कोई गलत कर रहा है, उसके गलत पे पानी मारने के लिए मैंने यहां पर नहीं बैठा हूं। बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन जो गलत कर रहा है उसको गलत कहा मैंने। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लिखिए कि मैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? नहीं, आप लिखिए मत, बोल दीजिए सर। नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? आपके तरीके से क्यों बोलूंगा? नहीं, आप लिखिए। तो आप जबरदस्ती का इसको, हमारे यहाँ बलजोरी बोलते हैं। ये बताइए, हमारे यहाँ बलजोरी बोलते हैं जो आप कर रहे हैं। पता है बलजोरी का मतलब? ठीक है, बहुत दूर से नहीं, 120 किलोमीटर दूर से ही है। हमारे यहाँ यही बोलते हैं जो आप कर रहे हैं। बिहार आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप ऐसे बोलिए। नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो आप जवाब लिख के दे दीजिए ना हमको। आप जनप्रति का फिर मत बताइए, आप हमको स्टेटस आप ऐसा कीजिए ना, कहिए कि भाई सवाल भी आप ही लिख लीजिए और जवाब भी आप ही बना के दे दीजिए। मैं हर जवाब से पहले बोलूंगा मैं डॉक्टर मशकूर उस्मानी ये कहता हूं। फिर मोदी जी के मुंह में क्यों डालना चाहते हैं अपना शब्द? क्यों डालेंगे किसी को? अरे भाई, संसद में बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी क्यों नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों नाम नहीं ले रहे हैं? चूंकि ट्रंप बोल रहा है बार बार। आप कह रहे हैं कि भैया हमने ले, आप तो इनके साथ ट्रंप बोल रहा है बार बार, गठबंधन में है ना? चूंकि ट्रंप बोल रहा है बार बार ना, आप तो इनके साथ गठबंधन में है। ये मेरा नाम ले रहा है क्या? अरे नहीं ले रहा है, लेकिन आप तो इनके साथ, आपका गठजोड़ है। वो ट्रंप तो मोदी जी का नाम ले रहा है। गठजोड़ है सर। अरे छोड़िए गठजोड़, आप ट्रंप तो मोदी जी का नाम ले रहा है। आपके महागठबंधन में सबसे आप इस बात को इस बात से कंपेयर कर रहे हैं सर। पहली चीज तो ये बताइए, जनप्रतिनिधि का गुंडई पुतरना अच्छा है क्या? गलत है, बोल चुका हूं। हाँ। ये 12वीं बार बोल रहा हूं। और ये बताइए, पिछले 4 मिनट गीला हो जाएगा, ये शब्द सही है क्या? गीला हो जाएगा, ऐसे इशारे करना अच्छा लगता है क्या? आप सदन में, विधानसभा सत्र पर खड़े हैं, मानसून सेशन चल रहा है, आप बिहार विधानसभा में बोल रहे हैं गीला हो जाएगा, ऐसे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के पिताजी का ये बोलना ठीक था क्या? सम्राट चौधरी जी के पिताजी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं सर, सपोर्ट कर रहा हूं। आप बताइए ना। मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आप बताइए ना। मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। वो विधानसभा सत्र में बात किए थे कि रैली में बोले थे। रैली में तो बहुत लोग बहुत बोलते हैं, विधानसभा में सब रिकॉर्डेड होता है। विधानसभा में खड़े होकर किस तरीके से बात करना सही है क्या? नहीं, सोनिया जी को जर्सी गाय बोलना ठीक है ना? नहीं, ये बताइए, मोदी ठीक है ना? आपके हिसाब से वही है ना? देखिए, नहीं आपके हिसाब से वही है। अरे तो आप ये बताइए ना कि गलत है कि नहीं है? ठीक है, वही है। गलत बार गर्ल बोलना ठीक है ना? आपके हिसाब से ठीक है? गलत है, ठीक है, गलत है। आप बोलिए गलत है। चलिए छोड़िए। अरे बोलिए ना गलत है। ठीक है, बोलिए ना गलत है। आपके हिसाब से सब ठीक है। अरे बोलिए ना, तेजस्वी जी का बोलना गलत है, गीला हो जाएगा। क्या गीला हो जाएगा भाई? आंख गीली हो जाएगी, क्या गीला हो जाएगा? हो सकता है आंख गीली की बात की हो। नहीं, हो सकता है क्या? अब ये इशारा किस बात का था? मैं वहां पे तो मौजूद नहीं था। अरे मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप बताइएगा कैसे करेंगे। आंख भी गीली हो सकती है। अरे सर, आंख का गीला हो जाएगा भाई? कौन सा रो देगा कोई? कौन सा देशभक्ति की बात कर रहे हैं आप? कोई रो देगा? कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं? रो देगा, हो सकता है। कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं सर? आंख गीला हो जाएगी तो हमने आपको दे दिया। कोई रो, ये तो अपशब्द हमने आपको दे दिया। आप ही ने बोला ना, मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं। नहीं तो हो सकता है पैंट गीला होकर कहे, ठीक है, कि पैंट गीला हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? नहीं, क्यों अच्छी बात सोचिए। आंख तो बोला तो आप अच्छी बात सोचिए। आंख गीला तो ले लिया, आपने अच्छी बात कही इसलिए समर्थन किया, आपने गलत बोला इसलिए समर्थन नहीं किया। आपको पता है कि उन्होंने क्या बोला है, आपने आपको पता है कि उन्होंने इस तरीके से क्या इशारा किया। आपने अच्छी बात बोली। बिहार में नेताओं की बदजुबानी हो रही है। बिहार नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में नहीं, बिहार में जबरदस्त बोला जा रहा है गलत। ये तो आप गलत टारगेट कर रहे हैं बिहारियों को। आप बिहारियों को गलत टारगेट कर रहे हैं। बिहारियों, अगर बिहार के नेताओं को, और बिहार के नेता के चलते ही बिहारी बाहर जाता है, और ऐसा उसको वहां पर महाराष्ट्र में लोग गलत बोलते हैं। नीतीश जी के चलते जा रहा है, मोदी जी के चलते जा रहा है। मोदी जी ने बोला था फैक्ट्री खोलेंगे, नहीं खोला। नीतीश जी ने बोला था कि कल कारखाने लगाएंगे, जो बंद पड़ा है उसको खोलेंगे, लेकिन नहीं खोला, इसीलिए सब बाहर जा रहा है। ये बताइए, मुझे एक सवाल है मुझे आपसे मशकूर जी, आप भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, कन्हैया भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, लेकिन कन्हैया का इज्जत इस तरीके से जाता है, आपका इज्जत इस तरीके से जाता है।
किस तरीके से? ऐसे काहे आपको इज्जत उतनी कम दी जाती है जबकि उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है। उनको हमेशा उस मंच पे बुलाया जाता है जहां पर कांग्रेस को दिखाना होता है। अभी आप बोल रहे हैं मंच पे नहीं चढ़ने दिया, अभी आप बोल रहे हैं मंच पे बुलाया जाता है। उस मंच पर बुलाया जाता है जहां पर उसकी बात की जाती है, लेकिन आपको नहीं बुलाया जाता। क्यों? ऐसा कहीं भेदभाव है क्या आपके? और ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कन्हैया आपसे ज्यादा अच्छा बोलते हैं? अब ये तो आप डिसाइड कीजिएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या जनता लगता है? डिसाइड करेगी। ठीक आपको है? क्या लगता है? मैं कैसे बोल दूं? लेकिन देखिए, कोई आदमी अपने आप अगर को खराब बोलेगा, आप अपने आप को खराब बोलिएगा कि आप अच्छे पत्रकार नहीं है। आप अगर छात्र नेता रहे और आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे तो कन्हैया- इसका मतलब कि आप अच्छी बातें करते थे। देखिए, कन्हैया जी और हम लोग हम्म। एक समय में छात्र राजनीति किए हैं। लगभग एक ही समय में हम लोग अध्यक्ष रहे हैं। 6-8 महीने का आगे पीछे का डिफरेंस होगा। लंबा समय हम लोगों ने साथ संघर्ष किया है और वो भी चुनाव लड़े, मैं भी चुनाव लड़ा, तो इसमें कहाँ कोई कमी है मान सम्मान। लेकिन यह है कि जब भी बड़ी बात होती है तो कन्हैया को प्रभारी बना दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हर समय आपको काहे हर समय पर मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बता रहा हूँ आप इतने अच्छा वक्ते हैं और ऊपर से इतना अच्छा वक्ता आप, और दूसरी चीज तो आप एक मुस्लिम चेहरा है। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम चेहरा मिलना और एक अच्छा वक्ता मिलना, एक एक करके जवाब है। दूंगा। ठीक है, पार्टी संगठन जो है वो सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल सही बात। संगठन में किसको किस समय पे क्या जिम्मेवारी देनी है, किससे क्या काम लेना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तय करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लगता है कि आज आप बढ़िया काम कर सकते हैं तो आपसे काम लेंगे, कल को लगता है कि आपके जो कैमरामैन है वो आपसे बढ़िया काम कर सकते हैं तो उनसे काम लेंगे। तो ये समय की बात है, कोई किसी पद पे परमानेंट नहीं होता। कोई अगर चुनाव जीत भी जाता है, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है, अभी मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको चुनाव जीत के आना है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बोल दिया कि टिकट मिलने वाला है, फिर वही बात जीत के आना है, तो आप तो ये बोल रहे हैं सर। ठीक है, नहीं, हम इसलिए सर ब्रेकिंग कर देंगे ना कि जाले से हमारा विधानसभा प्रत्याशी मिल चुका है कांग्रेस का। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मालूम ही है। मैं चुनाव लड़ा था पिछले बार, कुछ वोट से रह गया। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बीजेपी में ये चीज नहीं होती, कोई भी बदल जाता है कभी भी। देखिए, बदल तो कहीं भी सकता है। हाँ। ठीक है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो व्यक्ति रनर रहता है वो सबसे प्रबल दावेदार रहता है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो आपने दावेदारी पेश कर दी। और अगर निरंतर कोई क्षेत्र में रहता है, लोगों के साथ संघर्ष करता है, तो उसकी दावेदारी और मजबूत होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को हर समय पे जिम्मेदारी दी जाती है। अभी कन्हैया जी को जिम्मेदारी दी गई कि एनएसयूआई के वो प्रभारी हैं। ठीक है, मुझे ये कहा गया कि आप क्षेत्र में बने रहिए। अब ये तो पार्टी को फैसला करना है ना, मैं नहीं फैसला कर सकता ना। आपको नहीं लगता कि ये खड़गे जी को फैसला करना है। आपको नहीं लगता कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों लगेगा ऐसा? पार्टी ने इतना सम्मान दिया, 25 साल 4 महीने की उम्र में मुझे विधानसभा का टिकट दिया। मैं बिहार में यंगेस्ट एमएलए कैंडिडेट था, आपको पता है। मैं जीत जाता तो देश का यंगेस्ट एमएलए होता। आप सोचिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ जाता। तो ये क्या सम्मान कम है क्या? मेरे पिताजी न एमएलए थे, न एमपी थे, न मंत्री थे। इतने उम्र में तो सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बच्चे चुनाव लड़ते हैं। तो चुनौती नहीं आपके लिए कन्हैया? मेरे लिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई के समान हैं। उम्र में तो मुझसे बड़े ही हैं, संघर्ष हम लोगों ने भले ही साथ किया है, तो उनसे मुझे क्या चुनौती रहेगी? साथ संघर्ष है हम लोगों का, आपको निरंतर तौर पे हम लोग साथ काम करते हैं। कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस में वोट गिरते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि चेहरा जो होता है ना पार्टी का, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा होता है, नेता प्रतिपक्ष का चेहरा होता है, सीएलपी लीडर का चेहरा होता है। ठीक है, और पार्टी बहुत कुछ सोच समझ के उन लोगों को बनाती है। आज उनको एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया, क्या आप छात्रों के बीच में काम करने के लिए बनाया गया। पहले जो अध्यक्ष थे बिहार के, क्या उन पर भरोसा नहीं था वोट ला पाएंगे? ऐसा नहीं है, समय समय पे चीजें बदलती है। कोई भी किसी पद पे परमानेंट नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि अनिश्चित काल के लिए कोई अध्यक्ष रहेगा। 2 साल से चुनाव ड्यू है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, ये तो बात सही है, सही बोला आपने। कांग्रेस में भी कई साल तक कोई अध्यक्ष रह चुका था। नहीं, चुनाव होते थे। हाँ, लेकिन रहता तो कोई और ही था। नहीं, चुनाव होते थे। तो रहता तो कोई और था ना सर। चुनाव होते थे, बिल्कुल सही बात है, चुनाव होते थे, सर्वसम्मति से होता था चुनाव, वोटिंग होती थी। सही बात है, अभी भी चुनाव हुआ, चुनाव होते थे, लेकिन रहता कोई एक ही था ना। एक ही व्यक्ति ना अध्यक्ष रहेगा। यस, हाँ, सही बात है, एक ही रहेगा सर। एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा। एक अगर ही 5 रहेगा, लोग एक व्यक्ति 5 रहेगा, लोग अंतर है नॉमिनेशन करेंगे, एक ही व्यक्ति जीतेगा। अभी चुनाव हुआ, एक ठीक ही- है, शशि थरूर जी भी चुनाव लड़े, खड़गे जी भी चुनाव लड़े। कुछ लोगों ने शशि थरूर जी को वोट किया। 10,000 डेलीगेट में लेकिन से सर अब शशि 12-14 थरूर के पीछे आप लोग लोगों ने क्यों किया। पीछे पड़ गए भाई? ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट, तो आप उनके खिलाफ हो गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, गवर्नमेंट का सपोर्ट,
हमारी मुखालफत हमने कब किसी को खिलाफ कहा? नहीं, आपने शशि थरूर के खिलाफ हुआ भाई कि वो पार्टी लाइन से ज्यादा अलग जाते हैं, वो उन्होंने चुनाव लड़ लिया और ऊपर से अध्यक्ष पद के लिए नाराजगी है। सब लोगों ने वेलकम किया उनके चुनाव लड़ने का, आपको पता नहीं है? हाँ, हम लोगों ने तो वेलकम किया। हाँ, फिर कांग्रेस नाराज क्यों है? उनको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल साइडलाइन नहीं है, हमारे एमपी हैं भाई। साइडलाइन कैसे? चुनाव लड़ाया, उनको चुनाव जीत के आए वो, ठीक है, बिल्कुल है। सदन में मुखर आवाज है हमारी, बोलते हैं। मुखर आवाज आपकी बिल्कुल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो अच्छा है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। ये सब बीजेपी का, अच्छा, बीजेपी का जो है नैरेटिव है कि ये उनसे नाराज चल रहे हैं, कल को उनसे नाराज चल रहे हैं, ठीक है, ये सब नैरेटिव है। अच्छा, हम नैरेटिव का क्यों जवाब दें? आप सर ये बताइए कि बिहार में यूपी की एक पार्टी है सपा, वो आपको सपोर्ट करती है, महागठबंधन को सपोर्ट करती है। उसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सूबे के, उत्तर प्रदेश के। वो दिल्ली में एक मस्जिद में बैठते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी साथ रहती हैं, सांसद इकरा हसन भी रहती हैं। एक मौलाना बयान देता है उनके कपड़े पर, क्या अशोभनीय नहीं था सर? अशोभनीय था, वो तो बीजेपी के मेंबर है। अच्छा, नहीं मालूम आपको? बिल्कुल, वो तो मेंबर नहीं है, वो तो मुझे पता है। नहीं है? नहीं है मेंबर वो। सर एक बार दिखाइएगा मुझे प्लीज, ये डाटा आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक पता है वो ऑल इंडिया इमामे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करके एक मंच है, हाँ, बीजेपी का, हाँ, ठीक है, उसके वो मेंबर है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मेंबर हैं जी सर। मुझे आप ये भेज दीजिएगा प्लीज, भेज दूंगा कि वो मेंबर हैं इस विषय पर। तस्वीरें आप तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ दे सकते हो सकता है ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं ली होगी, ठीक है, हो सकता है ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं ली होगी। जैसे मैं 2020 से पहले ऑफिशियल मेंबर नहीं था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मैं अनऑफिशियली कांग्रेस में ही था, ठीक है। हो सकता है कि ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं लियो, अब उनका मेंबरशिप कार्ड तो मैं खोजता नहीं फिरूंगा कि उनका मेंबरशिप संख्या क्या है, 10204567, वो तो नहीं है। हो सकता है कि ऑफिशियल मेंबर नहीं हो, क्योंकि मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूं, नहीं है। हो सकता है कि वो मेंबर नहीं हो, ठीक है, लेकिन अनऑफिशियली वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसमें कहीं किसी को संदेह नहीं है। तो मतलब भाषा गलत हुई तो उसमें बीजेपी कहां से आ गई सर? ये तो मौलाना की पर्सनल भाषा है ना सर। भाई वो बीजेपी ने तो नहीं बोला। जिसके साथ संगत में रहेंगे उसी तरह की बात करेंगे। बीजेपी के साथ कहां संगत रहता है सर? मैं तो उनके घर भी जा चुका हूं, उनका घर तो बीजेपी से बहुत दूर पड़ता है। अरे भाई ये तो वही बात कैसी बातें कर रहे हैं कि कोई नोएडा में रहता है, बीजेपी कार्यालय से बहुत दूर है, तो बीजेपी से जुड़ा। अरे तो सर ये बताइए कैसे आप तो कुछ भी होता बीजेपी को जोड़ देंगे? मैं बता रहा हूँ मौलाना की बयान को शर्मनाक बोलने, शर्मनाक बयान है ही, तभी तो बोल रहा हूँ कि इस तरह की अभद्र भाषा। बीजेपी कहां से आ गया सर? बीजेपी ने थोड़ी बोला, बीजेपी ने तो कभी भी कपड़े, बीजेपी ने, एनडीए ने तो सर सपोर्ट किया, उन्होंने तो संसद में इनफैक्ट तख्ती उठाई, कहा कि भाई ये भाषा तो बहुत गलत है। हाँ बिल्कुल। तो आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है सर, क्या बात कर रहे हैं सर? वो उनकी विचारधारा वो है, वही किनकी विचारधारा? वही मौलाना साहब की। मौलाना साहब की विचारधारा? उन्होंने मस्जिद की बात की सर, मस्जिद में ऐसे लड़कियों को इस तरीके से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मस्जिद क्या है पता है आपको? हाँ, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। मस्जिद केवल मुसलमानों के नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां से हर तरह के पुण्य के काम, कोई भी इस तरह की बातचीत हो, आप बैठ के कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का प्रतिरोध तो नहीं है, किसी तरह की मनाही नहीं है। निश्चित तौर पर मौलाना की जो भाषा थी वो निश्चित तौर पर अशोभनीय थी, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि वो उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों की तरह की भाषा बोलते हैं। ये तो ठीक है, ये आप बोलेंगे ही, लेकिन एनडीए ने ही उनके खिलाफ वो भी तख्ती लेके उठाया कि और कि उनको सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग उठाए? एनडीए ने, एनडीए के सांसद, बीजेपी बीजेपी के साथ जो अलायंस में पार्टी है सर, उसे एनडीए बीजेपी का उठाएगी नहीं कोई? बीजेपी को उठाए, बिल्कुल सर। हर बीजेपी के कई लोग नेताओं का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से भाषा शर्मनाक है, आप देख सकते हैं। मैंने सुना नहीं है, मैं आपको सुना दूंगा। अगर ऐसा किया तो बड़ी अच्छी बात है सर, बेहतर होगा सर अगर आप भी सुन लेंगे। दूसरा चीज सर ये बताइए, मैं जो नहीं सुना हूँ उसके बारे में आपको कह दूंगा, ठीक है? ठीक है, जिस चीज की जानकारी नहीं है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी जानकारी है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सर ये बताइए कि मालेगांव ब्लास्ट केस में 7 आरोपी जो थे 2008 में, उनको बरी कर दिया गया, न्यायिक कोर्ट ने बरी किया है, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने बरी किया है तो निश्चित तौर पर वो अभी कल सदन में अमित शाह ने भी कहा था कि भगवा आतंकवाद कभी हो नहीं सकता है, हिंदू आतंकवाद कभी हो नहीं सकता, ये देन किसी और की थी। किसी और की थी? किसकी थी आप बताइए सर, किसने नाम दिया था? भगवा आतंकवाद किसने बोला था सर? मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से थोड़ी हूँ, लेकिन आप मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के किसी बड़े अच्छे नेता ने बोला था, ये मामला कोर्ट में, उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। वो तो सर बरी हो गए सर, अब नहीं बरी हो गए। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि भगवा कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए आतंकवाद का कोई कलर थोड़ी है। आप भगवा पहन लीजिएगा, हम भगवा पहन लेंगे तो हम भाजपा के हो जाएंगे, आप भाजपा के हो जाइएगा, ठीक है? रंग किसी का नहीं होता, ठीक है? तो रंग की बात ही नहीं है, ठीक है? और ना ही आतंकवाद का कोई धर्म होता है,
न कोई जात होता है। आतंकवाद ही जो है वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो सकता है। तो आप उसके मानते हैं ऊपर हिंदू भी रंग- आतंकवादी होता है? कोई भी हो सकता है। कैसे? एक मुझे बताइए ना परिभाषा सर, बताइए ना प्लीज। मैं क्यों इसकी परिभाषा आपको सर आपने कहा ना हिंदू आतंकवाद होता है, बताइए ना सर। मैंने कहा उसका कोई जात धर्म नहीं होता, ये कहा मैंने। नहीं, आपने धर्म भी बोल दिया ना सर, जात और धर्म तो एक। हाँ बोला। भाई कि अब सदन में शाह जी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। अब तो आप प्लीज, शाह आप जी- कह रहे हैं कि आतंकवादी, तो एक बार मैं जानना चाहूंगा, मैं ज्ञान के जी चक्षु क्या को कह खोलना रहे चाहता हैं, हूं सर, क्या नहीं कर कि रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे कोई केस बताइए जिसमें हिंदू आतंकवादी कहलाया गया, थोड़ा मुझे बताइए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हाँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। ठीक है, ठीक है, आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो आतंकवाद है। मैं बस इतना जानता हूँ क्या बस। हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द होता है? मैं एक बात इतना ही कह रहा हूं कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता। ठीक है, आतंकवाद का जात और धर्म आतंकवाद होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता आगे मेरी आप समझ बोलेंगे, से। आगे आप नहीं बोलेंगे। भाई जो मेरी समझ है मैं वही बोलूंगा ना, आपकी समझ से तो नहीं बोलूंगा। आपके बड़े नेता की समझ सर आपके ठीक है। अंदर नहीं आ रही है सर। राहुल जी ने बोला है कुछ? नहीं राहुल जी, सर ये बताइए राहुल जी को आप बड़ा नेता खड़गे क्यों जी ने मानते बोला हैं है, खड़गे जी ने बोला है, भाई? क्यों आपके और नेता बड़े नहीं है सर? खड़गे जी ने बोला है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, उस वक्त जब थे जो बड़े नेता उसकी बात आप नहीं हमारे कर रहे हैं, सर। राजेश राम जी ने बोला है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, उस वक्त के जो बड़े नेता थे उनकी बात नहीं करेंगे आप, जिन्होंने ये शब्द ही प्रयोग किया। मैं तो अभी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा अरे हूँ, सर। जो मेरी समझ है, खिलाड़ी अब अच्छे वैसे, जो मेरी समझ है उसकी बात कर रहा हूँ। आइए खेल खिला जाए। अब 1970 में किसी ने क्या बोला, मैं तो 70 में था ही नहीं, सर, पैदा ही नहीं 70 हुआ नहीं था। बोला सर, मैं मजे एक की बात कह रहा हूँ, 2004 से लेकर 2009 मैं एक के बात बीच में कह रहा हूँ, ठीक है, कि 2004 से क्या 2009 के बोला बीच में किसने, बोला। ठीक है, बोल हो तो रहा सकता है हूँ। कि कुछ चीजें मेरे उस वक्त जहन आप से बड़े ही थे काफी। निकल रही हो, मैंने अगर उसका आपने स्टडी बताया नहीं कि किया आप हो। 30 साल के, तो सर मैं भी 30 साल का हूं, तो उस वक्त हम समझदार है कि एक साथ ही रहे होंगे। एक लाइन में मैं ये जानता हूँ कि आतंकवाद का कोई जात कोई धर्म नहीं होता। चलिए ठीक है, आप अपने नेता की मुखालिफत कर दिए हैं। चलिए ये बताइए, आइए खेल खेला जाए। कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी या खड़गे? दोनों बड़े नेता हैं। नहीं, एक चुनना पड़ेगा भाई साहब। नहीं, या इससे नहीं चलेगा। एक कैसे? रैपिड फायर सर, इसमें सर देखिए, इसमें देखिए ये नहीं चलेगा, इसमें एक ही चुनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी समंदर है, कांग्रेस उसमें पार्टी में सबसे बड़ा नेता कौन? खड़गे जी और राहुल जी दोनों हमारे बड़े सर नेता हैं। रैपिड फायर है उसकी सर, मैं रैपिड फायर सर, इसकी तो इज्जत करिए सर। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ हाँ। आपको। वजह ये बता रहा हूँ कि राहुल जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, खड़गे जी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राहुल जी लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो आप एक सेलेक्ट ही नहीं कर सकते ना। बड़े नेता कौन सर? एज में बड़े नेता, उम्र में नहीं, तो कद पे। भाई हमेशा अध्यक्ष बड़े होते हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष है। तो सबसे बड़े नेता कौन है? हमेशा वर्तमान अध्यक्ष बड़े होते हैं। राहुल जी भी खड़गे जी के अंदर काम करते हैं, हम सब लोग खड़गे जी के अंदर काम तो करते हैं। मतलब अभी कुछ साल पहले राहुल जी बड़े नेता थे। जो अध्यक्ष होता है हाँ, वो सर्वमान्य होता है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी राहुल जी उससे पहले थे, तो राहुल जी सबसे बड़े नेता थे। हाँ, अध्यक्ष अब खड़गे जी भी आ गए, खड़गे जी सबसे बड़े नेता हैं। राहुल जी भी खड़गे जी के अंदर काम करते हैं। तो बड़े नेता फिर कौन है, खड़गे जी या राहुल जी? खड़गे जी सर्वमान्य नेता हो गए ना, मतलब सबसे बड़े नेता वही है। ऑब्वियस सी बात है। कांग्रेस राहुल जी भी उनके अंदर काम कर कांग्रेस के रहे हैं। वोटर खड़गे जी को चेहरा देकर के वोट देते हैं। अब ये कांग्रेस के वर्कर या आम जनता कांग्रेस पार्टी को जो वोट करती है, वो किसी एक आदमी को देख के नहीं करती है। मतलब समझ गया कि आपका, ठीक है, वो राहुल जी को देखती है, वो खड़गे जी को देखती है, वो स्टेट के प्रेसिडेंट को देखती है, वो सीएलपी को देखती है, वो जिलाध्यक्ष को देखती है, वो ब्लॉक अध्यक्ष को देखती है, वो कैंडिडेट को देखती है। किसके अंदर क्या चार्म है, कौन क्या कर सकता है क्षेत्र के लिए। वोट का डायमेंशन कोई एक होता है कि एक चेहरा आप दिखाइएगा वोट ले लीजिएगा। मल्टी डायमेंशनल वोट होता बीजेपी है। की बात तो, लेकिन सर ऐसा चेहरा है। धूमिल हो गया ना, 400 पार था, हाँ। 240 पे अटक गए। हाँ, हो गया सर धूमिल। सरकार मौजूद है सर। हो गया धूमिल, हो गया ना। मतलब ठीक है, आप एक नाम नहीं ले पा रहे हैं कांग्रेस का कौन बड़ा नेता। आप बता रहे हैं कि अध्यक्ष बड़ा होता है, सर्वमान्य होता है, ये तो बात सही है। बड़ा नेता कौन, ये नहीं बता पा रहे। बता दिया ना, अध्यक्ष सर्वमान्य। एक व्यक्ति। अच्छा बताइए सर, खड़गे जी की रैली में भीड़ ज्यादा होती है राहुल जी के? दोनों की रैली में भीड़ होती है, मैंने दोनों लोगों की रैली कराई है। ठीक है, दोनों की रैली में। अच्छा बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? पीके, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी? सीएम बिहार का सीएम किसको बनना चाहिए? पीके, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, देखिए, सम्राट न चौधरी। मेरे बोल देने से कोई सीएम बन जाएगा। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसके अंदर जील है, किसके अंदर करेज है कि वो बिहार का सीएम बन सकता है? देखिए, वर्तमान की जो स्थिति है बिहार की, ठीक है, वो आपके सवाल से बिल्कुल परे है। अच्छा जी, परे इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव विधायक का होता है। और विधायक जिनको अपना नेता चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये वाली जो चीज है ना कि सीएम कौन होना चाहिए, अगर सर सीएम मैं का गलत फेस नहीं कौन कर होना रहा हूँ, चाहिए। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक याद है 2020 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, लेकिन अभी भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं।
तो आपकी बात को तो मैं यहीं पे काट देता हूं। तो अब इस हिसाब से आप बताइए कि कौन बनेगा, आपको लगता है? नहीं समझे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। आपने कहा कि विधायक का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, लेकिन विधायक के कौन चुनाव में अभी गठबंधन जिसके किस दल पे सबसे जाता ज्यादा है? विधायक है वो बीजेपी पार्टी है, लेकिन फिर भी सीएम बन के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री हाँ, नीतीश तो वही कुमार। सारे विधायकों ने बीजेपी के उनको समर्थन दे दिया। हाँ, तो आपको तो क्या लगता है कि बिहार के अंदर अभी क्लियर कट तो कोई सर आप रैपिड फायर में बहुत लंबा बताते नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल बताइए ना कि आपको कौन लगता है? 243 सीटें हैं। हाँ। 243 सीटों में हाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी 243 पे लड़ रही है? बता दीजिए मुझे। नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ रही, बोल तो रहो नहीं लड़ रही है। लेकिन ये बताइए तो कि कैसे आप बता आप सकते किसको हैं? अपना चेहरा देखते हैं कि सीएम यही हो सकता है? लगता है आपको? आप भी तो सर एक वोटर ही होंगे, आप भी तो वोट करेंगे देखिए, सर। पिछले बार महागठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, ठीक है। इस बार भी आरजेडी जो है वो बड़े दल की भूमिका में है बिहार में, ठीक है। निश्चित तौर पर जब चुनाव हम लोग जीत कर आएंगे उसके बाद फैसला होगा। तेजस्वी जी गठबंधन के नेता हैं बिहार में, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। लेकिन मेरे कहने से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो फिर नहीं, आपके सर तो आपको ओपिनियन ले आऊं मैं, इसीलिए ये बताइए सर। मैं आपको ईमानदार ओपिनियन दे रहा हूं। अच्छा है, अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से आपको ये लगता है जिंदगी रैपिड फायर में नहीं चलती। आपको लगता है कि ये नाम मतलब सही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नाम सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ना कि 243 सीट पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। जब 243 सीट पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे आप कह सकते हैं क्लियर कट चीजें? क्या स्थिति होती है चुनाव के बाद की गठबंधन की, कौन से लोग चुनाव जीत के आते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर 243 सीट पे चुनाव सब लोग लड़ रहे होते तो मैं कुछ बता सकता था आपको। राज्य को ये भी मैंने बता दिया कि पिछले बार हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मात्र 12,000 वोट से हम लोग चुनाव हारे। मतलब पूरे बिहार के अंदर जो एनडीए और महागठबंधन का वोट डिफरेंस था वो 12,000 वोट का डिफरेंस था, 7-8 सीटों का ही डिफरेंस था। तो उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा चुनाव लड़े। अब ये गठबंधन को फैसला करना है, ठीक है, कि क्या इस बार हम लोग पहले से घोषित करके चुनाव लड़ेंगे जिसे पिछले बार लड़ा, या इस बार घोषणा नहीं करनी है, क्या है, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ठीक, ये बताइए कि बिहार को आबाद किसने किया और बर्बाद किसने किया, लालू जी या नीतीश जी? देखिए ऐसा है कि बिहार को आबाद कांग्रेस पार्टी ने किया है, ठीक है, मतलब न लालू जी न नीतीश जी, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने आबाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आज आप जितना भी स्कूल वगैरह आप देखेंगे, अस्पताल देखेंगे, जो भी बढ़िया से चल रहा होगा, ठीक है, मतलब जो पुरानी इमारतें जो आज भी खड़ी हुई हैं वो कांग्रेस की दी हुई है, ठीक है। जो इमारत उसके बाद बनी होगी वो सब ढह के दोबारा बन रही होगी, ये स्थिति है, ठीक है। जो पुराने संस्थान जो कांग्रेस ने बना के दिए वो तमाम संस्था में मजबूती होगी, ठीक है, वो सब बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो निश्चित तौर पर बिहार को देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसा क्या कमी हो गया सर जब आप अकेले पड़ गए? देखिए राजनीति है, राजनीति में ऊंच नीच होती रहती हैं, जनता का मूड बदलता है, बहुत सारी वजह से। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत काम करते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीतते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत काम कीजिएगा चुनाव नहीं जीतिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम कर देना छोड़ना चाहिए, नहीं। कई बार सामाजिक समीकरण ऐसा हो जाता है, कई बार काम के ऊपर बहुत दूसरी चीजें भारी पड़ जाती हैं। तो ये तो उस समय में, जिस समय में राजनीति चल रही होगी उस समय के परिप्रेक्ष्य की बात। अच्छा बताइए, जब भारत के राजनीति की बात होती है तो कहा जाता है अमित शाह चाणक्य हैं, बिहार की राजनीति की बात होती है चाणक्य कौन? मैं तो भारत की राजनीति कभी चाणक्य नहीं मानता उनको। हाँ। चाणक्य होते तो 400 सीट आती। हाँ। कहाँ भाई? हाँ। तो मैं तो उनको नहीं मानता। ठीक है, ठीक है। बिहार के राजनीति का चाणक्य कौन है, ठीक है, हर समय में अलग अलग तरह की स्थिति होती है। एक समय था जब लोग नीतीश जी को बोलते थे चाणक्य हैं, कम सीट आती है, फिर भी मुख्यमंत्री होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। आज नीतीश जी की तबीयत खराब है, ठीक है, आज वो स्टेज पे आते हैं तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मुख्यमंत्री हैं हमारे, बहुत ही आदर सम्मान है उनके लिए, ठीक है, मैं इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन वीडियोज़ आप लोग भी देखते होंगे, ठीक है। तो चाणक्य जैसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में जो बिहार में चाणक्य है वो बिहार की जनता है, बिहार के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो अपनी चाणक्य नीति से इस बार एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप भी चाणक्य लग रहे हैं। अच्छा मेरा बिहार में युवा नेता कौन बढ़िया भाई? तेजस्वी यादव, तेजू भैया, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, या आप? सब बढ़िया है, सब नहीं, बेहतर कौन है सबसे बढ़िया कि भाई ये युवा नेता, ये जैसे जैसे लालू यादव बन गए, नीतीश कुमार बन गए, ये भी छात्र नेता ही थे। देखिए ऐसा है कि नेता कौन बढ़िया होता है कौन नहीं होता, जनता नहीं कि अगर भाई ये दमदार नेता है भाई, सब दमदार हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने चिराग जी का नाम, तो फिर मैं कहूंगा कन्हैया को ट्रक, ठीक है, आपने आप जैसे अभी चिराग जी का नाम लिए, ठीक है, चिराग जी बिहार फर्स्ट कर रहे हैं, दमदारी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो करते करते फिर मोदी जी के साथ हो जाते हैं। तो एक जगह पे लगता है कि कुछ दमदारी के साथ आ रहे हैं। वो कब कहे कि भाई मैं इंडिया के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा? वो तो कह रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे। लड़े ना पिछले बार,
वो तो अलग लड़े ना। फिर वही तो भाई बात है उनका कि नीतीश कुमार जी से अलग नहीं पटा, अलग लड़ना खिलाफ ही लड़ना उनका होता है नहीं ना। पटा नीतीश कुमार से बिहार में। क्यों ये नहीं तो, ये पटा? तो बहुत बहुत तरीका है कि भाई आप भी पंजाब में आप लोग महागठबंधन में थे, इंडिया अलायंस में थे, आप और आप पार्टी और कांग्रेस, लेकिन आप लोग जो पंजाब में लड़े तो अलग अलग लड़ गए। नहीं तो भाई ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना सर। मैं एक बात बता, हाँ, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। बिहार के अंदर जो पिछले बार चुनाव हुआ, ठीक है, चिराग जी अकेले लड़े, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बोलते रहे, ठीक है, फिर उसके बाद सरकार का हिस्सा बन गए, फिर 24 में 7 चुनाव लड़े। तो कभी कभी तो लगता है कि चिराग जी भी कुछ बढ़िया करेंगे, लेकिन फिर जाके वो जो है मोदी जी के शरण में बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपने नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर। ये इसके कई तर्क हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, ऐसा तो इसलिए ऐसा है कि युवा, देखिए सब लोग युवा हैं और मैं मेरी शुभकामनाएं, आपको कौन लगता है कि मेरी शुभकामनाएं सब लोगों को, मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहार का भविष्य कौन, युवा नेता कौन भविष्य? देखिए भविष्य तो जनता तय करेगी बिहार। आपको क्या लगता है जनता किसको तय करेगी? ये तो जनता बताएगी ना। तो जनता तो आप भी है सर, आपको तो देख के लगता हुआ। अब आप मेरा भी नाम डाल दे रहे हैं तो मेरा जवाब देना मुनासिब नहीं होगा ना। तो मैं मैं इसलिए आपका कह नाम हटा रहा रहा हूं, हूं अब बताइए कि बिहार की जनता आने वाले समय में ये बता देगी कि किस नेता को वो पसंद करती है। निश्चित तौर पर क्या लग रहा है कि जनता का रुख किस तरफ है? जनता का रुख महागठबंधन की तरफ है। महागठबंधन का नेता कौन? महागठबंधन के सब लोग नेता हैं, माइनस कर दीजिए जो इसमें जितने लोग हैं एनडीए वाले उसको माइनस कर दीजिए, बाकी सब महागठबंधन के लोग हैं। कुछ दिन पहले तेजू भैया भी थे। हाँ, उनका कुछ पर्सनल मामला था जो सब लोगों के संज्ञान में आया। कैसे नेता लगते हैं? कमेंट नहीं करूंगा। तेज प्रताप यादव, मेरी कभी उनसे पर्सनल मुलाकात नहीं है, लेकिन ऐसे एक अच्छे राजनेता के रूप में उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, मंत्री रहे, बिहार में काम किया है। कुछ उनके पर्सनल लाइफ बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वो थे, तो मैं इसलिए कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं टीम तेज प्रताप यादव के नाम से। अब अभी मैं पे आ सकते हैं। मैं कुछ अभी कहूँगा नहीं, क्योंकि किसी वही है ना उस सूत्र वाली जो बात कर रहे थे, तो ये सूत्र पे हम लोग का बिलीव नहीं होता है। जब तक वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते किसी भी सूत्र। तो कह दिए कि तेजस्वी जी भी हमारे साथ आ जाए, तो बोल रहे हैं। अब जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ ऑफिशियल स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वैसे वो आदमी बढ़िया लगते हैं, मेरी मुलाकात नहीं है। आदमी बढ़िया, राजनेता कैसे? ठीक है, आदमी तो बहुत सबको बढ़िया लगता है वो। राजनेता भी वो अच्छे हैं, तभी तो 2 बार चुनाव जीत के आए हैं, मंत्री रहे हैं, काम भी किए। चलिए ठीक है। बिहार में पार्टी कौन ताकतवर है, जेडीयू, बीजेपी या आरजेडी? कांग्रेस को तो रखा ही नहीं है। गलत किया आपने, कांग्रेस को नहीं रखा। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस को तो गिड़ाना पड़ रहा है बिहार में कि भाई हमको सीट दे दो महागठबंधन में। तो आप लोग 70 से आप 50 आ जा रहे हैं, तो कहां से हम आपको रखें? आप लोग मीडिया के सर्किल में आप देखिए ना कितनी सर ये बताइए, आप बताइए 70 सीट पिछली बार था, इस बार 50 की बात हो रही है। 3 बार तो जा चुका है नाम, सूची में चुका है। बात जो है कितने की भी हो जाए, हम लोग जिस अनुपात में, सर आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, जिस अनुपात में लेके आते हैं, जिस अनुपात में पिछले बार चुनाव लड़े थे उसी अनुपात में इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। और स्ट्राइक रेट एक चुनाव में खराब हो जाने से मामला ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमारे स्ट्राइक रेट 45% का है। अभी हुआ ना लोकसभा चुनाव 1 साल पहले, तो हमारे स्ट्राइक रेट 45% है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। लेकिन विधानसभा में आपके बहुत गिर जा रहा है। ठीक है, एक चुनाव में हम लोग 22 चुनाव में आपके एक चुनाव में हम लोग का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था। मैं उस बात को मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें हमने स्ट्राइक रेट को डबल से भी आगे कर लिया। तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी महागठबंधन के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर पूरा काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाला सरकार जो है वो कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन का होगा, जिसमें सीपीआई सीपीएमएल माले सब लोग होंगे। मुकेश सहनी जी भी हम लोग के गठबंधन के साथ आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। गठबंधन का विस्तार हो रहा है, और ठीक है, हो सकता है कि 1-2-4 सीट ऊपर नीचे, कुछ आरजेडी की भी कम हो, कुछ हमारी भी कम हो, या बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है समय के साथ कि गठबंधन का फाइनल स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग गठबंधन में रहेंगे। लेकिन जिस अनुपात में पिछले बार हम लोग चुनाव लड़े थे, ऑलमोस्ट उसी अनुपात में चुनाव लड़ेंगे। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बता रहा हूं। जब टिकट अनाउंस होता रहेगा, गठबंधन में बातें फाइनल होगी, तब आप मेरी बात को वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको इसी बात के साथ। ये थे हमारे साथ जाली विधानसभा क्षेत्र से, जो कि हो सकता है कि इस बार भी बिहार में कांग्रेस इन पर भरोसा देता है, जैसा इन्होंने कहा भी कि हम प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि हमने ही पिछली बार अच्छा काम किया था। तो आशा करते हैं इस बार फिर से इनको टिकट मिले और ये अच्छा काम करें। और जहां पर इन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और बिहार के लोगों के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आशा करते हैं बिहार के नेता ऐसे ही मिले और ऐसी ही बात करें और बिहार को आगे ले जाएं, क्योंकि बिहार का आगे जाना बहुत जरूरी है। बिहार आगे जाएगा तो हम आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हर मुद्दे मुझे भी बहुत खुल करके बात की, थोड़ा गर्मा गर्म हम लोग हुए, लेकिन मजा आया। चलिए, थैंक यू सो मच।